मानिया गुड मॉर्निंग, अंशु कुमार गुड मॉर्निंग। बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं तो क्लास स्टार्ट की जाए फिर। रुपेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग, जयकांत गुड मॉर्निंग, रोहित कुमार गुड मॉर्निंग, रितेश कुमार गुड मॉर्निंग। मैं बहुत अच्छी हूँ मानिया, आप बताइए आप कैसे हैं। पुरुषोत्तम कुमार गुड मॉर्निंग, प्रमोद कुमार गुड मॉर्निंग। हेलो मैम, आई एम अमित फ्रॉम। अच्छा आप थोड़ा अच्छा चलो, आपका बर्थडे था? हाँ मेरा बिल्कुल बर्थडे था। हिमांशु चौरसिया, थैंक यू वेरी मच। ओके, कुछ बच्चों की आज पहली क्लास है। मैम नेक पेन, गर्दन में दर्द हो जाता है मोबाइल में क्लास देखकर। अच्छा जी जयकांत, मोबाइल में दर्द, ऐसे मोबाइल में जब आप चैटिंग करते हैं तब आपको दर्द नहीं होता है? मैम एनटीपीसी में एनवायरनमेंट आता है क्या? नहीं, बहुत रेयर, मतलब थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। रुपेंद्र कुमार, वैसे मेरा बर्थडे आज नहीं है, 25 को था तो वो चला गया है। 1 साल और मैं 1 साल उम्र कम हो गई है। एनसीईआरटी की ज़रूरत है क्या? बेटा कोई मतलब आप एक तो नोट्स अच्छे से बनाइए, दक्षामित सिंह, और एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। मैम आपका बर्थडे वाला वीडियो देखा, उसमें संदीप सर की मिमिक्री बहुत अच्छी थी। हाँ, संदीप सर जितना अच्छा टीचर, जितने अच्छे टीचर हैं, जितने अच्छे से इंग्लिश पढ़ाते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे वो मिमिक्री भी करते हैं। मैम आज हमारा पहला क्लास है लाइव। ओके मैम, मेरे दोस्त का नाम ले लो। आपके दोस्त कौन है रुपेंद्र, बता दीजिए। मैम हरीश चंद मेरी फर्स्ट क्लास है। ओके मैम, कल आरआरबी जेई का एग्जाम था, रात में क्रोमोजोम पूछा था। क्या कहते हैं रात, अच्छा रेट का क्रोमोजोम पूछा था। तो रेट का क्रोमोजोम आपसे नंबर्स में पूछा था या? चलिए अब क्लास स्टार्ट करें। मैम आप कम मेहनत किया करें, हाँ बहुत जल्दी बीमार हो जाती हैं। अच्छा चलिए जी ठीक है, आपका आदेश ले लेंगे हम। राकेश कुमार, राजेंद्र कुमार, मैम एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस बुक कौन सा लूँ इंग्लिश में? घटना चक्र ले लीजिए। घटना चक्र में हमेशा बच्चों को प्रेफर करती हूँ क्योंकि अच्छा होता है घटना चक्र। चलिए अब पढ़े। अच्छा GS3 बैच भी ज्वाइन किया है, वेरी गुड। चलिए देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बस स्टार्ट ही किया था, तो थोड़ा सा मैं वापस पढ़ा देती हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ताकि जो बच्चे आज पहली क्लास है जिन बच्चों की, तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाए। अब प्लीज़ कोई भी कमेंट नहीं करेगा। अच्छा मुझे गाना गाना चाहिए था बेटा, मेरी आवाज़ बहुत गंदी है, मैं गाना नहीं गा सकती कभी भी लाइफ में। प्लास्टर ऑफ पेरिस को सेटिंग करने के लिए कौन सा कंडीशन होगा? तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। वैसे 2 कंडीशन है यहाँ पर। आपके दोस्त का नाम राकेश दयामा है। ओके मैम, विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट्स ब्रीदिंग? मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा विशाल आपका आंसर। चलिए अब प्लीज कमेंट नहीं करते, अब थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हिंदी में इसको कहा जाता है श्वसन तंत्र। वो सिस्टम का मतलब आप पढ़ा चुकी है मैम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। तो वो सारे के सारे ऑर्गन्स जो किस में काम आते हैं? रेस्पिरेशन में काम आते हैं, श्वसन की प्रक्रिया में काम आते हैं। उन सारे के सारे ऑर्गन्स को एक साथ मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन या रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ आपको मैंने नॉर्मल बातें बताई होंगी कि रेस्पिरेशन का मतलब होता क्या है। मैंने कहा था कि अगर आपसे कोई भी एग्जाम में पूछ ले या कभी भी पूछा जाए कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, तो कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि ऑक्सीजन लेना या CO2 छोड़ना। मैम ने क्या बताया था? रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? किसका ब्रेकडाउन? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। और किसके थ्रू? ऑक्सीजन के थ्रू। और क्या बनाना? एनर्जी। और एनर्जी किसकी फॉर्म में? करेंसी किसकी फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू
जिसके थ्रू ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाता है या ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जाता है और जो एनर्जी बनती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोला जाता है, उसको रेस्पिरेशन बोला जाता है। अब शायद मैं आपको लास्ट क्लास में बताना भूल गई थी कि रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है। मैंने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो बता दिए थे कि किस ऑर्गेनिज्म में क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा। जैसे मैंने बताया होगा, मछली गिल से सांस लेती हैं, जो मेंढक होते हैं वो स्किन से और लंग से सांस लेते हैं, स्नेक में लंग्स होते हैं, बर्ड्स में लंग्स होते हैं, अमीबा का बॉडी सरफेस होता है उसी से ही। तो एक बार थोड़ा सा हम रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन वापस अपने उसी पे आएंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आएंगे। पहले हम रेस्पिरेशन के टाइप पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो रेस्पिरेशन के टाइप पढ़ा जाए, उसके बाद वापस हम विंड पाइप पे या आपके वहीं पर वापस आएंगे। तो देखिए, रेस्पिरेशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। जो श्वसन होता है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हिंदी में इसको कहा जाता है ऑक्सीश्वसन। हिंदी में इसका क्या नाम होता है? ऑक्सीश्वसन। और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये मैं आपको बताना भूल गई थी, तो थोड़ा सा ये पढ़ लेते। वैसे हम सिस्टम के बाद भी पढ़ सकते थे इसको, बट पहले पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन। आप लोगों ने इतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में मुझे इतने सारे बर्थडे की विशेस दी, मैं आप लोगों की बहुत बड़ी आभारी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने इतने प्यार दिया, इतनी ज़्यादा विशेस दी। बस अभी तुरंत अभी पढ़ लेते हैं, लास्ट के 10 से 15 मिनट की क्लास में मैं आपके डाउट ले लूँगी, ठीक है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन को हिंदी में कहा जाता है अनॉक्सीश्वसन। कौन सा श्वसन? अनॉक्सीश्वसन। देखो, पहले हम पढ़ते हैं एरोबिक क्या होते हैं, बाद में पढ़ेंगे हम एनारोबिक। एनारोबिक क्या होता है? यहां पर आपसे एग्जाम में एरोबिक के मोनू कटारिया, नितिन तिवारी, प्लीज थोड़ा सा भी पढ़ लीजिए। उसके बाद अपने आपके जो भी डाउट है पुराने वीडियोस में लो क्वालिटी का ऑप्शन दीजिए। पुराने वीडियोस में नहीं हो पाएगा लो क्वालिटी का, क्योंकि बेटा वो अलग सर्वर था, वो वीमियो का सर्वर था, ये यूट्यूब का सर्वर है, तो वो सर्वर आपस में मिसमैच नहीं कर पा रहा है। ये न्यू टॉपिक स्टार्ट है क्या मैम? न्यू टॉपिक नहीं बेटा, तो लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो मैं ये बताना भूल गई थी कि रेस्पिरेशन होता है कितना टाइप का है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में यहां पर इनके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए देखो, पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक नाम से क्लियर है, ऑक्सीश्वसन, वो रेस्पिरेशन जो किसकी प्रेजेंस में हो? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। ऐसा श्वसन की प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और एनारोबिक क्या होता है? जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो। कहने का मतलब है ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन मस्ट ना हो, मतलब जहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अपने आप हो, थोड़ा बहुत ग्लूकोज अपने आप टूटता रहता है, उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको पहले पढ़ाऊंगी एनारोबिक रेस्पिरेशन, देन पढ़ाऊंगी एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये इनसे आपको एग्जाम में इनके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, ठीक है, यही एग्जाम्पल। तो पहले हम पढ़ते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, या इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। इनके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। बस बेसिक डिफरेंस क्या है कि एरोबिक में ऑक्सीजन मस्ट होता है और अनएरोबिक में ऑक्सीजन मस्ट नहीं होता है। तो सबसे पहला देखिए अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन, और हिंदी में इसको बोलेंगे अनॉक्सीश्वसन। अनॉक्सीश्वसन, देखो सबसे पहला पॉइंट ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा? यहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, थोड़ा बहुत ग्लूकोज है वो अपने आप टूटता रहता है, इसीलिए ग्लूकोज कंप्लीट तरीके से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है। तो इस रेस्पिरेशन को नाम दिया जाता है इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन। तो आप इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन। कहने का मतलब है कि यहां पर पूरा का पूरा जो आपका ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है, तो इसको दूसरे नाम से जाना जाता है इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद करेंगे इसको अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब क्या होता है? जो कंप्लीट नहीं होता है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? अपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया। सबसे पहला तो ये हो गया। अब आपसे एग्जाम में इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं।
इसमें होता है क्या है, देखिए इसका रिएक्शन क्या होता है। यहां पर जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है पहले पाइरुविक एसिड में। आपसे एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहां पर जब ग्लूकोज का अनकंप्लीट रेस्पिरेशन होता है, मतलब ग्लूकोज का अनकंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कहने का मतलब है जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में थोड़ा बहुत ग्लूकोज अपने आप टूट जाता है तो वो कौन से एसिड में कन्वर्ट होता है। आप बताएंगे कि पहले यहां से बनता है पाइरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल बनता है। देन ये पायरुविक एसिड जो होता है वो किस एसिड में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें बनता क्या है। तो या तो ऑप्शन में होगा पायरुविक अम्ल या ऑप्शन में होगा लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड। तो सबसे पहला एक तो आपको यह याद रखना है, एक तो ग्लूकोज का कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोल दिया। दूसरा, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से क्या, लैक्टिक एसिड बन जाता है। अब आपसे एग्जाम में इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जो मेन है। जो बच्चा स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहा है वो तो मान के चलो यहां से हमेशा, अगर आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूं आपके लिए इतना सफिशिएंट है। बट अगर जो बच्चा स्टेट पीसीएस का एग्जाम देना चाहता है उस बच्चे को ये एग्जाम्पल जो नेक्स्ट में लिखवाने वाली हूं वो एग्जाम्पल उसको याद होने चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमेशा स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल लिखिए इसका। सबसे पहला है डोरमेंसी ऑफ सीड्स। सबसे पहला एग्जाम्पल है यहां पर डोरमेंसी ऑफ सीड। इस रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है डोरमेंसी ऑफ सीड्स। अब डोरमेंसी ऑफ सीड्स क्या होता है, बीजों की, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे बीजों की विश्राम अवस्था। आपके घरों में, आप मान लीजिए आप किसान हैं, आप अपने खेत में आपने कोई भी गेहूं बाजरा कुछ भी आपने गेहूं बाजरा कुछ भी आपने अनाज निकाल के लाए अपने खेत से, तो अनाज को ऐसे ही रख दिया। तो अनाज जब ऐसे ही पड़ा है तो उसको कहा जाता है डोरमेंसी ऑफ सीड्स। तो जैसे ही एक बीज पड़ा है, एक सीड पड़ा है, कोई एक दाल पड़ी है, तो उस दाल के अंदर थोड़ा बहुत जो रेस्पिरेशन होता है तो वो अपने आप उसमें अनकंप्लीट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता रहता है। तो आपको पहला एग्जाम्पल ये बताना है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल आपका ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, ये कहां होता है, तो आउटर कवरिंग ऑफ द फ्रूट, आउटर कवरिंग ऑफ द फ्रूट, आउटर कवरिंग ऑफ द फ्रूट। कहने का मतलब है जो फल होते हैं उसके सबसे बाहरी भित्ति में, फल के बाहर जो क्या होते हैं, फल के बाहर जो छिलका लगा हुआ होता है, फलों की भित्ति कोशिका, हिंदी में बोलेंगे इसको फलों की भित्ति कोशिका, फलों की भित्ति कोशिका। कहने का मतलब है कि जो किसी भी फ्रूट के ऊपर आपने छिलका खाया है, जो छिलका लगा हुआ होता है, छिलका समझ रहे हैं, जैसे ऑरेंज के ऊपर छिलका आता है। ऑरेंज क्या है, ऑरेंज एक प्लांट का पार्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑरेंज के अंदर भी क्या होंगी, सेल्स होंगी, उनके अंदर भी क्या हो रहा होगा, रेस्पिरेशन। बट कैसा हो रहा होगा उसके छिलके के अंदर, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये भी एक एग्जाम्पल है आपका, किसका, अनएरोबिक रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट, ये किस में होता है, ये माइक्रोब्स में होता है। अब माइक्रोब्स क्या होते हैं, आप सबको पता है, सूक्ष्म जीव। माइक्रो का मतलब तो माइक्रो मतलब बहुत छोटे जीव, जिनको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू विजिबल कर सकते हैं। यस, शीतल कुमारी आपने बहुत सही आंसर दिया। जो छिलका होता है उसको पेरिकार्प कहा जाता है। यस, बहुत अच्छा आंसर दिया। मैंने यहाँ बोला नहीं जानबूझ के, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता शीतल, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। सोचा कि बोटनी में पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। माइक्रोब सूक्ष्म जीवों में होता है। अब सूक्ष्म जीव क्या हो गए, एक हो गया बैक्टीरिया, एक हो गया ईस्ट, एक हो गया फंगस। तो इन सब में कैसा होता है, तो इन सब में आपको बताना है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल आगे लिख दूं, किस किस में, ये बैक्टीरिया में होता है, ये फंगस कवक में होता है। तो बैक्टीरिया और कवक में कैसा रेस्पिरेशन होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाए तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जाम्पल और याद रखो, जो फर्मेंटेशन होता है, जो फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन को हिंदी में बोला जाता है किण्वन, किण्वन, वो भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। और ऑक्सीजन की एब्सेंस में कौन सा रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये आपको
याद रखना है। फर्मेंटेशन जिसके थ्रू आप बिवरेज बनाते हैं, अल्कोहल वगैरह बनाते हैं, या आपने अपने घरों में देखा होगा जब हम ईस्ट लाते हैं, खमीर लाते हैं, है ना, फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए। चलो ये इतना आपको याद रखना है। नरेंद्र सिंह आप कह रहे हैं कि साइंस स्पेशल 1 के रिकॉर्डेड वीडियो डाल दीजिए इसमें, जिससे कि जिनका एग्जाम पास में है उनको प्रॉफिट हो जाए। पहली बात तो नरेंद्र सिंह, ये लाइव बैच है, मैं इसमें रिकॉर्डेड क्लास नहीं चला सकती, ये हमारी कंपनी के नॉर्म्स में नहीं आता है। ठीक है बेटा, अब मैं आगे कुछ बोल ही नहीं सकती। तो ये आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन का इतना सारा एग्जाम्पल याद रखना था, और ये एग्जाम्पल आपको हमेशा के लिए याद होने चाहिए। अगर बच्चा कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहा है तो उसमें हमेशा यहाँ से पूछे जाते हैं। और अनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल देने की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि अनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? तो अनारोबिक रेस्पिरेशन हम लोगों में होता है। हम लोग कौन होते हैं? ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में कौन सा होता है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और सॉरी, ह्यूमन में कौन सा होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस में ये भी याद रखने थे आपको। एरोबिक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एरोबिक बस एरोबिक में एक ही बात है। एरोबिक में क्या बनता है? एरोबिक के रिएक्शन क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, क्या बनता है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस क्या बनता है यहाँ पर? एटीपी बनता है। ये क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ह्यूमन बींग्स, और क्या हो जाएगा? एनिमल्स। तो यहाँ बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है? आप क्या बताओगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एनर्जी बन रहा है ना? चलिए बता देंगे। चलो हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें कौन सा पढ़ना है? हमारा चैप्टर है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव का श्वसन तंत्र। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जल्दी से, बस मैंने शायद 2 मिनट का पढ़ाया था, वो मैं रिपीट कर देती हूँ। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र, हमें तो ये पढ़ना है। आपके सिलेबस में ये है। प्लांट का भी है तो वो प्लांट के केस में पढ़ेंगे, बॉटनी में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? आप बताएंगे हमारे नोज से होता है, हमारी नाक से होता है। नाक का काम क्या होता है? नाक से मैम एयर एंटर करती है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? आउट करता है। और नाक के अंदर क्या होते हैं? तो नाक के 2 द्वार होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल्स का नाम देते हैं, और हिंदी में नासा छिद्र बोलते हैं। नाक के अंदर जो छेद होते हैं इनको नासा छिद्र कहा जाता है। ठीक है, किण्वन क्या होता है? फर्मेंटेशन को ही किण्वन कहा जाता है। आगे पढ़ा देंगे पिंटू कुमार हम आपको फर्मेंटेशन क्या होता है, सारा कुछ आगे पढ़ाएंगे, डोंट वरी, है ना। अभी तो आप इतना याद रखिए कि फर्मेंटेशन क्या होता है? एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन कहाँ काम आता है? बियर बनाने में काम आता है, या आपका जो वाइन होता है वाइन बनाने में काम आता है। मैम कबीर सिंह की मूवी में कबीर सिंह का हॉस्पिटल में ऑपरेशन करते समय उसके बॉडी में अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उसका बॉडी में क्या बंद कर देता है? अल्कोहल ज़्यादा होने से हार्ट का सर्कुलेशन खराब हो जाता है, वाल्व ब्लॉक हो जाते हैं। या आपका दिमाग में एसिटाल्डिहाइड या कीटोन की अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो आपका दिमाग भी फेल हो सकता है। किसने पूछा है? हरिश्याम सिंह खुशवाह। ओके, अरे बताया है मैंने। अभिषेक कुमार कश्यप कह रहे हैं मैम आपने ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर नहीं बताया। अरे बताया है, ऐसा कैसे हो गया? चलिए, आप दूसरे चैप्टर के यहाँ पे डाउट ना पूछे मुझसे तो ही बेटर है, आप लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए बोल रही हूँ मैं। देखिए नाक के अंदर क्या होते हैं? नॉस्ट्रिल्स होते हैं। अब देखिए नाक के अंदर और क्या होते हैं? आपके नोजल हेयर्स होते हैं। नाक के अंदर क्या होते हैं? नाक के बाल होते हैं। और नाक के बाल क्या काम करते हैं? नाक के बाल का पहली बात तो नाम क्या होता है? साइंस में नाक के बाल को नाम दिया जाता है सीलिया।
तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सीलिया क्या होते हैं, आप क्या बताएंगे, नाक के बाल को सीलिया कहा जाता है। ठीक है, इन नाक के बाल किसकी तरह काम करते हैं, ये फिल्टर की तरह काम करते हैं और किसको छान देते हैं, कोई धूल मिट्टी के पार्टिकल्स आए हैं, कोई धूल मिट्टी के बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स आ गए तो उनको ये हमारे विंड पाइप में जाने से रोक देते हैं। बट छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे जो धूल मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं रोक पाते हैं और ये अंदर चले जाते हैं आपके बॉडी के अंदर, और जिसके कारण अस्थमा हो जाता है, वो आगे हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, और दूसरा, आपकी नाक से जो पानी चलता रहता है, नोजल वाटर, जो नाक से जो आपका पानी बहता रहता है उसको कहा जाता है म्यूकस। म्यूकस। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, नाक से जो पानी बहता है, जब से जुकाम होता है तो पता ही आपको नाक से पानी ज्यादा मिलता है। नहीं, ये गलत, मैंने ये गलत मतलब सेंटेंस बोल दिया था लास्ट क्लास में। जो बाल होते हैं उनको सीलिया कहते हैं। हाँ, प्लीज ये सही कर लेना, करेक्ट कर लेना मनोज कुमार सहू, मैंने शायद गलत पढ़ा दिया था, मतलब वो दिमाग की प्रेजेंस नहीं थी तो एक टर्म गलत बोल दिया था, पढ़ाया गलत नहीं, टर्म गलत बोल दिया था। तो जो फिल्टर होते हैं, जो नाक के बाल होते हैं उनको सीलिया कहा जाता है, और जो नाक का पानी होता है उसको म्यूकस कहा जाता है। यस, नोजल वाटर को क्या कहा जाता है, म्यूकस कहा जाता है। हिमांशु चौरसिया प्लीज सही कर लेना ये, मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि हमारी नाक के अंदर जो बाल होते हैं, जो नोजल हेयर्स होते हैं, वो फिल्टर की तरह काम करते हैं, जिनको हम सीलिया फिल्टर का नाम देते हैं, जिनको हम सीलिया फिल्टर का नाम देते हैं। जबकि हमारी नाक से जो पानी आता है उसको क्या कहते हैं, म्यूकस या सलेष्मा का नाम देते हैं, या सलेष्मा का नाम देते हैं। तो प्लीज ये करेक्ट कर लेना, लास्ट क्लास में मैंने इसको ये बता दिया था, इसको ये बता दिया था, ये गलत हो गया था, ये आपको याद रखना है। तो नाक ने आपने पढ़ लिया, नाक में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको 2 पॉइंट पढ़ने कि नाक के पानी को म्यूकस वाटर कहते हैं, सलेष्मा, और नोजल जो हेयर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम सीलिया का नाम देते हैं। इसके बाद देखो, अब आपका नोज के बाद जो आपका एक काम और, आपके जो नोजल हेयर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, इन नोजल हेयर से ये एयर जब आपके नोजल हेयर के पास जाती है तो ये नोजल हेयर्स क्या कर देते हैं, इस एयर को गर्म करने का काम करते हैं, इस एयर को हीट देने का काम करते हैं, गर्म करने का काम करते हैं। दूसरा, इसको एयर को गीला करने का, वेट करने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है, हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कुछ और होता है और आउटर एनवायरनमेंट में जो एयर है उसका टेम्परेचर अलग होता है। तो अगर इन एयर के टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा तो हमारे सर में दर्द होने लग जाता है। अच्छा, आपने कभी कभी देखा होगा कि मतलब कभी कभी होता है कि आप बाहर से बहुत ज्यादा धूप में आए, धूप में अलग टेम्परेचर है, आप अचानक से एसी के अंदर आ गए, रूम के अंदर एसी चल रहा है, आप अचानक से आ गए, तो आपने देखा होगा कि हमारे सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो एयर है, हम जो एयर ले रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, उस एयर का टेम्परेचर में क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है। इसीलिए क्या होता है, वो टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया तो हम लोगों का सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए क्या करते हैं कि जो हमारे नाक के बाल होते हैं वो इस एयर को गीला करने का और इसको गर्म करने का काम करते हैं, ताकि क्या हो, उसमें से क्या हो, उसमें जो जब वो एयर हमारे बॉडी में जाए तो उसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत सेट हो जाए, हमारे ऑर्गन्स के लिए, हमारी मसल्स के लिए हार्मफुल ना हो। ठीक है, इतनी बात आपको किस में याद रखनी थी, नोज में याद रखनी थी। आप देखो, नोज के बाद एयर कहां जाती है, नोज के बाद एयर कहां जाती है। देखिए, अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना चाह रहे हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एयर होती है वो आपकी ट्रैकिया में जाती है। बट आपको एक पॉइंट और बता देती हूँ मैं, वैसे तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, वहां पढ़ाओ या यहाँ पढ़ाओ, तो मैंने आपको इसलिए छोड़ दिया होगा कि मैंने पढ़ाया नहीं होगा कि मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा दूंगी, बट कोई बात नहीं, ये यहाँ पढ़ लो। ये आपका पार्ट होता है नोज वाला, नाक वाला। यहां से क्या एंटर करती है, एयर एंटर करती है, हवा एंटर करती है। ठीक है, और मैम गलत है, क्या गलत है प्लीज बताइए, क्या बोल रहे हैं आप? शमीन खान, शमीन खान, क्या गलत है, जल्दी से बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, लास्ट क्लास में गलत है, वो सही कर लेना। और प्लीज यार क्लास के बीच में डिस्टर्ब मत करो, कमेंट बाद में रिप्लाई करना, मैं रिप्लाई बाद में करूंगी, आप कमेंट बाद में किया करें प्लीज। अभी थोड़ा पढ़ लीजिए क्योंकि सिलेबस वैसे ही पीछे चल रहा है। मैंने पढ़ा दिया है। सीलिया क्या था मैं बता देती हूँ, नाक के बालों को सीलिया कहा जाता है और नाक से जो पानी चलता है उसको म्यूकस कहा जाता है। यार चीज आराम से ध्यान से सुन लिया करो,
ध्यान से सुन लिया करो। लास्ट क्लास में मैंने उल्टा बता दिया था, अब मैंने करेक्ट कर दिया है, हो जाता है कभी कभी, कोई इश्यू नहीं है। देखिए ये क्या होता है, नोज एयर, ठीक है। इसके बाद ये कौन सा पार्ट होता है, ये आपका माउथ वाला होता है, और माउथ से आप क्या खाते हैं, फूड खाते हैं, ठीक है। तो ये नोज वाला पार्ट है, ये माउथ वाला पार्ट है। ये इस पार्ट को नाम दिया जाता है फेरिंक्स। इसको क्या नाम दिया जाता है, फेरिंक्स, और हिंदी में इसको कहा जाता है ग्रास नलिका। हिंदी में ग्रास नलिका नाम दिया जाता है, ग्रास नलिका, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम में बताती हूं मैं, पर यहां पर ही पढ़ लो, कोई बात नहीं, मैंने नहीं बताया है तो। देखिए ये क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि उस पार्ट का नाम बताओ जहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम एक होते हैं। कहने का मतलब है जहां पर सांस नली और आपकी जो भोजन वाली नली होती है, उनका एक कॉमन पैसेज जो होता है, जो कॉमन पार्ट होता है, उसको क्या नाम दिया जाता है, आप क्या बताएंगे, फेरिंक्स। आप क्या नाम बताएंगे, फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या होता है, तो आपको याद रखना है, इट इज पार्ट ऑफ बोथ, इट इज पार्ट ऑफ बोथ, पार्ट ऑफ बोथ। किस किस का आप बताएंगे, किस किस का पार्ट होता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है, और किस सिस्टम का पार्ट है ये, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपका फेरिंक्स से पहला पॉइंट क्या हो गया, यह श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का भाग होता है। एपिग्लोटिस भी ये है, नहीं एपिग्लोटिस ये नहीं होता है। प्लीज यार आप लोग पेशेंस रखें, आप लोग फालतू के कमेंट क्या कर रहे हैं यहां पे। ये गुड मॉर्निंग हो गया भैया, गुड मॉर्निंग मैसेज मत करो, टीचर का ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है, इसीलिए कुछ वर्ड्स बोर्ड पे गलत भी लिखे जाते हैं। अब देखो एक बच्चा कह रहा है मैम फेरिंग्स लैरिंग्स सेम है क्या, अरे रुक तो जाओ यार, एक बोल रहा है एपिग्लोटिस क्या होता है, एक बार रुक तो जाओ, मैं सब बताऊंगी यार। तुम लोग पहले ही यार कमेंट करना स्टार्ट कर देते हो। प्लीज फालतू के कमेंट मत करो, यहां पे चुपचाप पढ़ाई में ध्यान दो, और मुझे बताना, मुझे पता है मुझे कब क्या पढ़ाना है। लास्ट टाइम भी मैं आपके कमेंट देखने के चक्कर में मैंने सीलिया को म्यूकस बता दिया था और म्यूकस को सीलिया बता दिया था, ठीक है। देखिए फेरिंग्स क्या होता है, ये जो कॉमन पैसेज है, कॉमन किसके लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों के लिए जो कॉमन पैसेज है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फेरिंग्स नाम देते हैं। तो आप याद रखिएगा फेरिंग्स क्या होता है, पार्ट ऑफ बोथ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। यह वह भाग है जिसमें दोनों भाग पाए जाते हैं, कौन कौन से, पाचन तंत्र वाला और कौन कौन से वाला, तो आपको पता है श्वसन तंत्र वाला और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों वाला। अब देखो इस फेरिंग्स का काम क्या होता है। इस फेरिंग्स से नीचे की साइड ऐसे यहां पर जब आप आओगे तो यहां पर दो पाइप होती हैं, यहां पर दो पाइप होती है। ये जो इधर वाला पाइप है ये आपका होता है फूड पाइप। ये क्या होता है, फूड पाइप, जिसको आप क्या बोलेंगे, भोजन नलिका, भोजन नलिका, ठीक है। और ये जो इधर वाला पाइप है इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे विंड पाइप, जिसको हम ट्रैकिया नाम देंगे आगे चलकर, अभी आप विंड पाइप ही समझ लो। और हिंदी में इसको बोलेंगे श्वास नलिका या वायु नलिका, या वायु नलिका, जो वायु लेकर आती है, जो एयर लेकर आती है, ठीक है। ये फेरिंग्स था, फेरिंग्स के नीचे की साइड दो पाइप जुड़ी हुई होती है। इन दोनों पाइप के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है, एक ढक्कन, ढक्कन समझ रहे हैं, ढक्कन ऑन ऑफ, स्विच मान लो, बटन क्या होता है, ऑन ऑफ होता रहता है ना। देखिए यहां पर इन दोनों पाइप के ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, एक पतली सी मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। इतनी पतली मेम्ब्रेन होती है जो एयर से वाइब्रेट होकर कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है, ठीक है। अभी देखो कैसा हो रहा, ये आपका क्या है, विंड पाइप, और यहां से ये जो आपका इस फेरिंग्स में क्या आई, एयर आई, यहां से आपने खाना खाया। तो फेरिंग्स का काम क्या होता है, भोजन और वायु को अलग अलग डायरेक्शन देना। भोजन को बोलेगा, खाने को बोलेगा आप किस पाइप में जाओ, फूड पाइप में जाओ, और एयर को क्या बोलेगा, आप किस पाइप में जाओ, विंड पाइप में जाएगा, किस पाइप में जाओ, विंड पाइप में जाओ, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर ये जो ढक्कन लगा हुआ है जिसको स्विच बोलते हैं, इसका नाम होता है एपिग्लोटिस।
जब ये बच्चे मुझसे पूछ रहे थे ना मैम एपिग्लोटिस क्या होता है, अगर आप लोग पेशेंस रखोगे तो मैं सब बताऊंगी। आप देखो ये होता है एपिग्लोटिस। ये किसकी तरह काम करता है? ये एक स्विच की तरह काम करता है, एक बटन की तरह काम करता है। जैसे बटन ऑन होता है ऑफ होता है, वैसे ये क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो ये मेम्ब्रेन ज़्यादा की साइड झुकी हुई होती है। किस पार्ट में? इस पार्ट में, एयर में। जब हम खाना खा रहे हैं तो ये ज़्यादा की साइड यहाँ से खुल जाता है, तो ये खाना फेरिंग से होता हुआ कहाँ आ जाता है? आपकी फूड पाइप में आ जाता है। अभी मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मैं सिर्फ एयर ले रही हूँ, तो अब क्या होगा, ये इधर की साइड यहाँ पर आकर ये मेम्ब्रेन पड़ी है, इधर की साइड लग गया ये बटन, इधर से ऑफ हो गया, इधर से ऑन हो गया, तो यहाँ की एयर यहाँ पे आ रही है। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के उस पार्ट का नाम बताओ जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कॉमन हो। आप क्या बताएंगे? फेरिंग्स। आपसे पूछेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का उस पार्ट का नाम बताओ जो एज ए स्विच की तरह काम करता है, बटन की तरह काम करता है। आप क्या बताओगे? एपिग्लोटिस। और हिंदी में इस एपिग्लोटिस का नाम होता है घाटी का ढक्कन, कैप, ढक्कन, ढक्कन की तरह काम कर रहा है ना। तो ये क्या होता है? दोनों मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। अब देखो ये हमें पढ़नी नहीं है फूड पाइप, क्योंकि ये हम किस सिस्टम में पढ़ते हैं? ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, तो ये आपको अब पढ़नी नहीं है। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारे काम का कौन सा पाइप है? ये वाला। और ये कौन सा पाइप है? विंड पाइप। तो अब आपका 3 नंबर पे, 1 नंबर पे कौन सा था? नोजल या नोज आप बोल सकते हो। 2 नंबर पे क्या था? फेरिंग्स। 3 नंबर पे वैसे अगर आप एपिग्लोटिस को 3 नंबर दे रहे हो तो अब 4 नंबर पे क्या आ जाएगा? विंड पाइप आता है, विंड पाइप। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं यहां पर हम विंड पाइप। नेक्स्ट 4 नंबर दे देती हूं, चलो मैं इसको। और अगर वैसे अगर आप नोज को 1 नंबर दे रहे हो तो विंड पाइप 2 नंबर हो जाता है ना। तो विंड पाइप, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में इसका नाम होता है वायुनलिका। वायुनलिका। देखो हिंदी में तो इसका एक ही नाम होगा, बट इंग्लिश में इसके 2 नाम होते हैं। ये सार्थक, आप क्या पूछ रहे हैं मैम? सिलेबस कब खत्म होगा? लो ये लो, फेरिंग्स 3 टाइप का होता है, वो आपको इतना नहीं पढ़ना है नरेंद्र सिंह। ठीक है, और ये सिलेबस कौन पूछने आया है यहाँ पे? सार्थक जी। इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क भेज रहे हैं आप, ये क्या बोल रहे हैं आप? सिलेबस कितने टाइप का होता है और सिलेबस कब खत्म होगा? तो मतलब यही पूछने आए आप सिलेबस कब खत्म होगा? जितना ड्यूरेशन बोला है उसमें ही खत्म होगा। यार ये कमेंट सेक्शन में बंद ही करवा दूंगी, तुम लोग फालतू के कमेंट करते हो यहाँ पे। देखिए विंड पाइप का नाम क्या होता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया। सबसे पहला तो विंड पाइप का काम क्या होता है? जो एयर नोज से आई है उस एयर को कहाँ ट्रांसफर करना? फेफड़ों में ट्रांसफर करना। तो सबसे पहला काम क्या हो जाएगा कि इट ट्रांसफर एयर फ्रॉम नोज टू लंग्स। तो हमारी ट्रैकिया का सबसे पहला काम क्या हो गया? जो भी कुछ हमारी नोज से आया है उसको कहाँ? लंग्स, फेफड़ों तक ट्रांसफर करना, फेफड़ों तक ट्रांसफर करना। दूसरा देखो, ये जो आपका ट्रैकिया है ऐसे, इस ट्रैकिया के ऊपर आपका वॉइस बॉक्स जुड़ा हुआ होता है ऐसे, और इस वॉइस बॉक्स का नाम क्या होता है? इसको लैरिंक्स नाम दिया जाता है। तो आपको याद रखना है ऑन ट्रैकिया ह्यूमन वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स को नाम क्या दिया हमने? लैरिंक्स। वो फेरिंग्स था, ये लैरिंक्स है। और ये लैरिंक्स क्या होता है? तो आपको याद रखना है ये एक वॉइस बॉक्स होता है। और वॉइस बॉक्स का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलेंगे ध्वनि यंत्र, ध्वनि यंत्र। और इस वॉइस बॉक्स के अंदर क्या होती हैं? इस वॉइस बॉक्स के अंदर पतली पतली वोकल कॉर्ड्स होती हैं। वोकल कॉर्ड्स क्या होती हैं? स्वर रज्जू। और इतनी पतली पतली पाइप होती हैं, इतनी पतली पतली मसल्स होती हैं। जब यहाँ से एयर आ रही है तो इस एयर में, एयर के आने से इस लैरिंग्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो एयर से वाइब्रेट होंगी, और एयर से वाइब्रेट होकर ये क्या बनाएंगी? साउंड बनाएंगी, आवाज़ बनाएंगी। क्या बनाएंगी? तो यहाँ पर क्या बनेगी? साउंड बनेगी, आवाज़ बनेगी।
अब आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा जो वॉइस बॉक्स है उसका नाम क्या होता है। आप क्या बताएंगे, लैरिंक्स। लैरिंक्स किस पाइप पे जुड़ा होता है? एक बात याद रखना, जो एपिग्लोटिस होता है वो दोनों पाइप के ऊपर होता है, बट लैरिंक्स सिर्फ किसके ऊपर होता है, ट्रैकिया के ऊपर होता है। तो याद रखिएगा, ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप। तो लैरिंक्स सिर्फ किसके ऊपर है, श्वास नली या हमारी ट्रैकिया के ऊपर होता है। अब लैरिंक्स क्या होता है, हमारा वॉइस बॉक्स होता है, जहां से क्या बनती है, हमारी आवाज बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत पतली 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 वोकल कॉर्ड्स होती हैं। इन द लैरिंक्स सम वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट दैट आर वाइब्रेटिंग फ्रॉम एयर एंड प्रोड्यूस्ड साउंड। कहने का मतलब क्या है, इस लैरिंक्स के अंदर बहुत पतली पतली स्वर रज्जुएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, हवा से कंपित होकर आवाज बनाती हैं। ठीक है, देखो अभी मैं बोल रही हूं, तो जब मैं बोल रही हूं तो वो साउंड कहां से आ रही है मेरी, वो लैरिंक्स से आ रही है। और उसी साउंड को जो वर्ड्स में कन्वर्ट करता है वो कौन करता है, वो हमारा टंग करता है। वो कौन करता है, टंग। ठीक है, बट कितना क्या बोलना है वो कौन डिसाइड करता है, हमारा ब्रेन। तो आवाज कौन बनाता है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय लैरिंक्स। और लैरिंक्स में क्या होती है, वोकल कॉर्ड्स आर फाउंड दैट आर वाइब्रेटिंग फ्रॉम एयर एंड प्रोड्यूस्ड साउंड। अब देखिए, इस लैरिंक्स के ऊपर ऐसे कुछ कार्टिलेज मसल्स जुड़ी हुई होती हैं। इस लैरिंक्स के ऊपर कुछ कार्टिलेज मसल होती हैं। अब कार्टिलेज क्या होता है, हिंदी में इसको कहा जाता है उपास्थि। हमारे बॉडी में दो टाइप की हड्डियां होती हैं, एक तो जो स्ट्रॉन्ग हड्डी होती हैं, है ना, जो स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं, जो हिल नहीं सकती अपनी जगह से या जो फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं। एक होती है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है, जैसे आपका ये कान है बाहरी, इस कान को आपने देखा होगा आपके स्कूल में आपका टीचर इस कान को पूरा मोड़ देता था, क्योंकि इस कान के अंदर क्या होती है, कार्टिलेज होती है। ये नोज की टिप है, ये भी क्या है आपकी, फ्लेक्सिबल। आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो कार्टिलेज क्या होती है, जो फ्लेक्सिबल बोन्स होती हैं, है ना, और जिनको आप थोड़ा बहुत मूव करवा सकते हैं, उसको कार्टिलेज कहा जाता है। तो होता क्या है, ध्यान से सुनिए, इस कार्टिलेज मसल का ऊपर इसे कार्टिलेज मसल जुड़ी हुई होती है। इन कार्टिलेज मसल को नाम दिया जाता है एडम्स एप्पल। इनको नाम क्या दिया जाता है, एडम्स एप्पल। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कुछ भी अलग से नाम नहीं है, इसको एडम्स एप्पल ही बोला जाता है। बट एक बात याद रखिए, ये जो एडम एप्पल है वो किसका बना होगा, कार्टिलेज का। और ये एडम्स एप्पल सिर्फ किस में होता है, ये सिर्फ लड़कों में होता है। ये किस में पाया जाता है, सिर्फ मेल में पाया जाता है, नर शरीर में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन ओनली मेल बॉडी। क्या, एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल होता क्या है, तो आप क्या बताएंगे, कार्टिलेज मसल के ऊपर जो कार्टिलेज मसल के ऊपर जो आपका लैरिंक्स है उसके ऊपर जो कार्टिलेज जुड़ी हुई होती हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल का नाम देते हैं। ये सिर्फ लड़कों में होता है। और ये किससे रिलेटेड होता है, लड़कों की साउंड में जो डीपनेस होती है, जो डीपनिंग होती है, उसके लिए होता है, लड़कियों में नहीं होता है। आपने देखा होगा आपके घर में अगर ब्रदर है, आपके फादर है, तो ये जो बाहर का पार्ट होता है लड़कों का, ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, बाहर की साइड उभरा हुआ होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। तो एडम्स एप्पल सिर्फ किस में होता है, लड़कों का। और लड़कों की आवाज में जो डीपनेस होती है उसका रीजन क्या होता है, आपका एडम्स एप्पल होता है। जबकि लड़कियों की आवाज क्या होती है, स्वीट होती है ना, और लड़कों की आवाज में क्या होती है, डीपनेस होती है। वो किसकी वजह से होती है, एडम्स एप्पल की वजह से होती है। क्लियर है। अब देखिए, ये आपकी ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या लाई है, आपकी ट्रैकिया क्या लाई है, एयर लाई है। और एयर ये कहाँ लाकर ट्रांसफर कर देती है, तो आपके लंग्स में लाकर ट्रांसफर कर देती है। और लंग्स कितने होते हैं, दो। तो एक ट्रैकिया इधर जाएगा, एक ट्रैकिया इधर जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा, लंग्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लंग्स। ये आपका मेन आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, क्या, लंग्स। देखिए, एक नंबर पे मैंने क्या पढ़ाया है, मैं वापस से जल्दी से फंक्शन बता देती हूँ। नोज, नोज के अंदर क्या था, सीलिया म्यूकस था। म्यूकस के थ्रू कुछ डस्ट पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं और कुछ सीलिया रोक देते हैं। सीलिया क्या होते हैं, नोजल हेयर्स। देन हमारा एयर कहाँ जाता है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स का काम क्या होता है, जो एयर हमने नोज से लिया उसको किसकी तरफ धकेलना, किसकी तरफ ट्रांसफर करना, तो हमारा जो एपिग्लोटिस वाला पार्ट होता है वहां पर। अब एपिग्लोटिस क्या होता है, एक स्विच की तरह कार्य करता है। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम एपिग्लोटिस का काम क्या होता है। देखिए बेटा, ये दोनों पाइप है, इन दोनों पाइप के ऊपर क्या होता है, एपिग्लोटिस। आपने सुना होगा खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, छींकना नहीं चाहिए या हंसना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि खाना देखो यहां पर आ रहा था, ये आपका कौन सा पाइप है,
ये आपका कौन सा पाइप है? फूड पाइप। और ये कौन सा है? एयर वाला। तो अगर आप जोर से हंस दोगे या जोर से खांसी आ जाती है आपके खाने के टाइम पर, तो फूड पार्टिकल्स यहाँ जा रहे थे, और अगर आप जोर से हंसे तो कुछ इन पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर डल जाता है, और उस प्रेशर से ये यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ आने से फूड पार्टिकल, मान लो आप राइस खा रहे थे, आप चावल खा रहे थे, चावल यहाँ जाना चाहिए था, उस चावल के ऊपर कुछ दबाव पड़ा, कुछ प्रेशर पड़ा, वो यहाँ चला गया। यहाँ चला जाने से किसका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा? एयर का। और एयर का रास्ता ब्लॉक होने से किसका रास्ता ब्लॉक हो सकता है? ऑक्सीजन का। और आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसीलिए खाना खाते टाइम पर ना बोलना चाहिए, ना ज़्यादा हंसना चाहिए, ना, या अगर छींक भी ले रहे हैं तो आराम से छींक लीजिए, ठीक है? ये इसका काम होता है। हो गया? चलो, अब नेक्स्ट आपका क्या है? लंग्स। तो ट्रैकिया एयर कहाँ ले आई? तो मैम हमारे फेफड़ों के पास ले आई। तो नेक्स्ट आपका क्या है? फेफड़ा। फेफड़ा, जिसको हम हिंदी में फूफूस का नाम भी देते हैं, इसको हिंदी में कहीं कहीं फूफूस भी लिखा हुआ होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लंग्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ लंग्स इज नोन एज पुल्मोनोलॉजी। पुल्मोनोलॉजी, लंग्स की स्टडी को पुल्मोनोलॉजी कहा जाता है। मेडिकल टर्म में लंग्स को पुल्मोनो टर्म दिया जाता है। और लॉजी का मतलब क्या है? लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी, टू स्टडी, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि जो लंग्स है उसका कलर कैसा होता है। तो हमारे जो फेफड़े होते हैं उनका नेचुरल कलर अगर आपसे पूछे, आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, आपके फेफड़े बहुत नेचुरल एयर ले रहे हैं, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है या कोई भी पोल्यूटेंट नहीं है आपके फेफड़ों के अंदर, तो ये पिंक कलर के होते हैं, ये गुलाबी कलर के होते हैं। और फेफड़े होते कितने? तो आपको पता ही है, 2 फेफड़े होते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि छोटा फेफड़ा कौन सा होता है, आप क्या बताओगे? लेफ्ट लंग क्या होता है? छोटा होता है। लेफ्ट लंग इज स्मॉलर, लेफ्ट लंग इज स्मॉलर। क्यों होता है? क्योंकि मैम आपने बताया था कि जो बायां फेफड़ा होता है वो अंदर की साइड ऐसे धंसा हुआ होता है, और इस धंसे हुए वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम कार्डियक नोच का नाम देते हैं। और यहाँ पर कार्डियक नोच में क्या होता है? तो हमारा हार्ट होता है। तो लेफ्ट लंग क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है? बता देंगे। अब एक डायग्राम बनाइए आप मेरे साथ। अच्छा, अगर लंग्स का वेट पूछे आपसे तो कितना होता है? क्या मुझे बता सकते हैं कि लंग्स का वेट कितना होता है? तो दोनों फेफड़ों का जो वजन होता है वो ऑलमोस्ट 1.3 से लेकर 1.5 के बीच में होता है। 1.3 से लेकर 1.5 किलोग्राम के बीच में होता है। अगर वेट लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, इनका वजन लिखना है तो 1.3 से लेकर 1.5 किलोग्राम। अगर पूछे फेफड़ों का शेप कैसा होता है, आकार कैसा होता है, तो स्पंज जैसा होता है। अब स्पंज तो आप समझते ही होंगे ना, स्पंज में कॉन्ट्रैक्ट करने का कैपेसिटी होता है, रिलैक्स करने का। जैसे वो स्पंज नहीं आता है, पानी में डालते हैं फूल जाता है, पानी से बाहर निकालेंगे सूख जाता है, वैसा ही आपका फेफड़ा होता है। तो फेफड़ा का आकार पूछे, स्पंज होता है, ठीक है? हाँ जयकांत, आपने सही बताया है ना। चलो, अब आपको एक डायग्राम बनाना है मेरे साथ। इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि फेफड़े काम कैसे करते हैं, लंग्स कैसे काम करते हैं। देखिए, ये आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया आकर ऐसे डिवाइड हो जाता है। इधर की साइड कौन सा फेफड़ा होगा? लेफ्ट वाला होगा, ये आपका लेफ्ट। और इधर की साइड कौन सा होगा? राइट वाला। राइट वाला बड़ा होता है, लेफ्ट ऐसे नहीं होता है मैम। लेफ्ट कैसा होता है? ऐसे होता है, ठीक है? अब देखो, इसको हमने क्या बोला? इसको हमने ट्रैकिया, और हिंदी में हमने इसको क्या बोला? वायुनलिका बोला, वायुनलिका। अब देखो, ये जो बायां फेफड़ा होता है इसमें ऐसे 2 लोब होती हैं। लोब का मतलब होता है अलग अलग पार्ट बट एक साथ जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग पार्ट बट एक साथ जुड़े हुए होते हैं। इसमें 2 लोब हैं, ये एक अपर लोब, ये एक लोअर। इसको मैंने यू लिखा है, इसको मैंने एल लिखा है। और इधर की साइड जो राइट लंग होता है उसमें ऐसे 3 लोब बनी हुई होती है, ये अपर, ये मिडल, ये लोअर।
तो वैसे एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछेगा, बट फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि बाएं फेफड़े में कितनी लोब होती हैं, आप बताएंगे 2। लोब का मतलब समझते हैं? चलो मैं बता देती हूँ लोब का मतलब क्या होता है। लोब का मतलब होते हैं 2 अलग अलग पार्ट, ए और बी आपस में कनेक्टेड है। तो देखो एक ही ऑर्गन के अलग अलग पार्ट है, आपस में कनेक्टेड है, तो उसको हमने क्या टर्म दिया है? लोब टर्म दिया है। तो बाएं फेफड़े में 2 होती हैं, अपर लोब, लोअर लोब, जबकि राइट वाले में कितनी होती है? 3, अपर, मिडल, लोअर। ठीक है, चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो इन फेफड़ों के ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है जो हमारे फेफड़ों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जो हमारे फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है। जो फेफड़ों के बाहर जो मेम्ब्रेन लगी हुई है इसका नाम क्या होता है? मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स इज नोन एज प्लूरा मेम्ब्रेन। इसका नाम होता है प्लूरा, हिंदी में भी प्लूरा कहा जाता है। इसका नाम क्या होता है? प्लूरा। अब देखो ये जो बीच में स्पेस पड़ा है, ये जो एम्प्टी स्पेस है दोनों फेफड़ों के बीच में, इसका नाम क्या होता है? इसको कहा जाता है मेडियास्टेनम। इसका नाम क्या होता है? मेडियास्टेनम। और मेडियास्टेनम को हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेडियास्टेनम ही लिखेंगे। ये क्या होगा? स्पेस बिटवीन बोथ लंग्स इज नोन एज मेडियास्टेनम। दोनों फेफड़ों के बीच में जो जगह पड़ी है उसको मेडियास्टेनम का नाम दिया जाता है। और इस नोच को नाम क्या दे दूं मैं? इस नोच को कार्डियक नोच का नाम दे दो। कार्डियक नोच आपसे पूछा जाए किस फेफड़े के नीचे होता है, आप क्या बताएंगे? लेफ्ट लंग। ये कौन सा है? हमेशा साइंस में ये डायरेक्शन कौन सी लिखी जाएगी? ये लेफ्ट वाली। तो ये कौन सा हो जाएगा? बायां फेफड़ा। और ये कौन सा हो जाएगा? राइट लंग हो जाएगा। दायां फेफड़ा, राइट लंग। और ये ट्रैकिया के ऊपर यहाँ पर क्या होता है? हमारा वॉइस बॉक्स। और अगर लड़के होंगे तो उनके अंदर ऐसे वॉइस बॉक्स बाहर की साइड उखड़ा हुआ होता है, क्योंकि इस पे कार्टिलेज लगी हुई होती है। और उस कार्टिलेज को हम क्या बोलते हैं? उसको हम एडम्स एप्पल का नाम देते हैं। ये आपका यहाँ पर एडम्स एप्पल, बट किस में होगा सिर्फ? अच्छा ये विजिबल नहीं हो रहा, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। ये आपका लैरिंक्स, और इस लैरिंक्स के ऊपर जो ये कार्टिलेज है, इधर की साइड दिखा देती हूँ, ये कार्टिलेज है, उसको ये सिर्फ किस में होती है? लड़कों में। और ये किसके लिए होती है? तो लड़कों की जो साउंड में डीपनिंग होती है उसके लिए, डीपनेस के लिए होती है। एडम्स एप्पल। इतना आपने पढ़ लिया। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से। सबसे पहला क्वेश्चन, दोनों लंग्स के बीच की स्पेस को मेडियास्टेनम। ट्रैकिया क्या करती है? ट्रैकिया एयर लेकर आएगी ऐसे, किससे? नोज से। और नोज से एयर लाकर आपकी ट्रैकिया ऐसे डिवाइड हो जाएगी, एक साइड जाएगी लेफ्ट में, एक साइड जाएगी राइट में। तो ऐसे आपकी ट्रैकिया एयर लेकर आ रही थी, एक ट्रैकिया गया लेफ्ट में, एक ट्रैकिया कहाँ गया? राइट में। फेफड़ों के बाहर जो झिल्ली लगी है उसको क्या बोलेंगे? प्लूरा मेम्ब्रेन। और जो लेफ्ट लंग के नीचे आपका नोच होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक नोच बोलते हैं। अब देखिए इन दोनों फेफड़ों के नीचे ऐसे कुछ मसल्स लगी हुई होती हैं, और इन मसल्स को नाम दिया जाता है डायफ्राम। इन दोनों फेफड़ों के नीचे ऐसे मसल्स लगी हुई थी, ऐसे सी शेप में, तो इसको कहा जाता है डायफ्राम। ये होता है आपका डायफ्राम। डायफ्राम। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डायफ्राम कहाँ होता है, आप बताओगे दोनों फेफड़ों के नीचे। इस डायफ्राम का काम क्या होता है? ध्यान से सुनना। ये फेफड़े कहाँ है? हमारे चेस्ट वाले पार्ट में। याद करो मेरी वो क्लास हार्ट वाली, मैंने आपको पढ़ाया था फेफड़े कहाँ होते हैं, तो मैंने कहा था ये हमारे चेस्ट में वी आकार की एक बोन होती है ना। और इस वी आकार की बोन के दोनों साइड क्या होते हैं? हमारी रिब्स होती हैं। ये कहाँ है? चेस्ट बोन है, चेस्ट में होगी। और इनके नीचे क्या है? फेफड़े। तो इनके नीचे ऐसे लेफ्ट वाला है, इधर राइट वाला है। तो ये ऊपर वाला कौन सा पार्ट है? चेस्ट वाला पार्ट। और इसके नीचे यहां पर कौन सा पार्ट स्टार्ट हो जाता है? पेट वाला, एब्डोमिनल वाला।
तो इस डायफ्राम का काम क्या होता है, चेस्ट वाले पार्ट को अलग करना और एब्डोमिनल वाले पार्ट को अलग करना। मतलब चेस्ट वाला पार्ट अलग हो गया, पेट वाला पार्ट अलग हो गया, तो बीच में जो मसल्स लगी हुई होती हैं चेस्ट और एब्डोमिनल पार्ट को अलग अलग करने वाली, सेपरेट करने वाली मसल, वो कौन सी होंगी, हमारी डायफ्राम होंगी। डायफ्राम, तो डायफ्राम का एक काम तो क्या हो गया, चेस्ट को और एब्डोमिनल वाले पार्ट को, मतलब छाती वाला पार्ट और पेट वाले पार्ट को अलग करना। बाकी दूसरा आगे काम पढ़ेंगे क्या होता है। क्लियर? इतना आपने पढ़ लिया किसके अंदर, लंग्स के अंदर। अब जो मेन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो यहां से आएंगे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छे से दिमाग लगा के कि क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे आपके। कहाँ स्पेस है मेरे पास, यहाँ स्पेस है। देखो ये ट्रैकिया आई, ट्रैकिया ऐसे आई, क्या लेकर आई, एयर लेकर आई, और ट्रैकिया ऐसे दोनों फेफड़ों में चली गई। ट्रैकिया का क्या हो गया, डिवीजन हो गया। जब ट्रैकिया का सबसे पहली बार डिवीजन होता है, कहने का मतलब है ये ट्रैकिया आया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, ट्रैकिया क्या हो गई, डिवाइड हो गई। हमारी वायु नलिका का प्रथम विभाजन हो गया, प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। तो देखो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये ब्लू वाला, ये जो पाइप है इसको, या ये इधर की साइड इतना पाइप जो डिवाइड हुई है, मैंने यहां पर लिख दिया प्राइमरी, कट रहा है इधर, कहां लिखूं तो फिर मेरे पास जगह ही नहीं, कोई बात नहीं, यहां पे स्पेस है देखो, हाँ यहां पे लिख देती हूं। देखो इसको क्या पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, श्वास नलिका या वायु नलिका का प्रथम विभाजन, वायु नलिका का प्रथम विभाजन। इस प्रथम विभाजन का नाम क्या होगा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस पाइप को यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इस पाइप को नाम दिया जाता है ब्रोंकाई। इसको क्या नाम दिया जाता है, ब्रोंकाई, और हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म वायु नलिका, सूक्ष्म वायु नलिका। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जब ट्रैकिया सबसे पहले डिवाइड होती है, या प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज, आप क्या लिखोगे, ब्रोंकाई। आप क्या लिखोगे, ब्रोंकाई, और हिंदी में क्या लिखोगे, सूक्ष्म वायु नलिका, सूक्ष्म वायु नलिका। ये आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या होगा, ये ट्रैकिया जो है ये डिवाइड हुई ब्रोंकाई में। अब ये ब्रोंकाई भी क्या हुआ, ऐसे अंदर चला गया आपके फेफड़े के अंदर, ऐसे आपके फेफड़े के अंदर गया, और ये ब्रोंकाई भी आगे चलकर ऐसे पतली पतली पाइप में और पतली पतली नली में और पतली मसल्स में डिवाइड हो जाता है, और पतली पाइप में डिवाइड हो जाता है। तो इन पतली पतली पाइप को कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स, इनको नाम दिया जाता है ब्रोंक्यूल्स। अब देखो जब ट्रैकिया पहली बार डिवाइड हुई हमने क्या नाम दिया, ब्रोंकाई। अब ट्रैकिया सेकेंडरी टाइम डिवाइड हो गई, ऐसे ही यहां पर होगी, और ऐसे ही आपकी ट्रैकिया इधर राइट वाले फेफड़े में ऐसे आया ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई और पतली पाइप में ऐसे डिवाइड हो गया। तो इस और पतली पाइप को नाम क्या दिया जाता है, इनको नाम दिया जाता है ब्रोंकिलस। इनको नाम क्या दिया जाता है, ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकिलस एक ही बात है, हिंदी में ब्रोंकिलस ही नाम दिया जाएगा। अब आप इस चीज को कैसे लिखोगे, इस चीज को मेरे पास कहाँ स्पेस है, यहां पे। तो अब आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से कि सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया एंड प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई। कहने का मतलब क्या हो गया, देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, श्वास नलिका का दूसरा विभाजन और सूक्ष्म वायु नलिकाओं का प्रथम विभाजन क्या कहलाता है, आप क्या बताओगे, ब्रोंकिलस कहलाता है। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, ब्रोंकिलस कहलाता है।
ब्रोंकिलस क्या होती है? ब्रोंकाई से भी पतली जो मसल्स होती हैं, जो पतली पाइप होती हैं, उनको ब्रोंकिलस कहा जाता है। और सिगरेट पीने से, स्मोकिंग करने से ये ब्रोंकिलस जो होती हैं आपकी और पतली हो जाती हैं। और इनके अंदर मतलब जो सिगरेट के अंदर जो टार होता है, गुटखा खाने से, सिगरेट पीने से वो टार आके जम जाता है, और ये ब्रोंकिलस या तो पतली हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, या क्या हो जाती हैं, ये क्या हो जाती हैं आपकी, ब्लॉक हो जाती है। इस बीमारी को ब्रोंकाइटिस का नाम दिया जाता है। आपने सुना होगा कि सिगरेट पीने से या तंबाकू गुटखा खाने से ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ये ब्रोंक्यूल्स, ये जो आपकी ब्रोंकिलस है, ये और पतली या ब्लॉक हो जाती हैं, तो इनको कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। ठीक है, चलो ये आप बता देंगे सेकेंडरी डिवीजन। अब देखो एंड में जाकर ये ब्रोंकिलस भी आगे जाकर डिवाइड होती हैं और ऐसी छोटी छोटी ऐसे अंगूर के गुच्छे जैसी ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बना लेती हैं। ऐसे अंगूर के गुच्छे जैसी ऐसी स्ट्रक्चर बना लेती हैं बहुत सारी यहाँ पर ऐसे, या इनको आप बोल सकते हो सैक लाइक स्ट्रक्चर। इधर इस फेफड़े में भी होंगी ऐसे, इन दोनों फेफड़ों में ऐसे अंगूर के गुच्छे जैसी स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और इन गुच्छों का नाम क्या होता है? इन सैक लाइक स्ट्रक्चर या इन गुच्छों का नाम होता है एल्वेलाई या एल्वेओली। और एल्वेओली को हिंदी में कहा जाता है कूपिका। एल्वेओली को हिंदी में क्या कहा जाता है? कूपिका। देखो अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये एल्वेओली इस ट्रैकिया का कौन सा डिवीजन है? ट्रैकिया का प्राइमरी कौन सा था? ब्रोंकाई। सेकेंडरी कौन सा था? ब्रोंकिलस। और टर्सरी का मतलब क्या होता है? थर्ड डिवीजन। तो ट्रैकिया का थर्ड डिवीजन कौन सा हो गया? एल्वेओली हो गया। तो एल्वेओली क्या है, किस किस का डिवीजन है? ध्यान से सुनना, मैं यहां पर लिख रही हूं थर्ड डिवीजन। पहला पॉइंट आपका ये था, दूसरा पॉइंट आपका ये था, और थर्ड पॉइंट मैं आपका यहां पे लिख रही हूं। थर्ड पॉइंट आपका बनेगा क्या? देखिए थर्ड डिवीजन, या आप टर्सरी डिवीजन लिख लो, एक ही बात है। थर्ड डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, श्वास नली का तीसरा विभाजन, एंड सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई एंड प्राइमरी डिवीजन ऑफ ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकिलस क्या बोलेंगे इसको? इज नॉन एज एल्वेलाई, या हिंदी में कूपिका बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? कूपिका बोलेंगे। अब बताइए, इतनी बात अगर समझने में कहीं पर भी आपको दिक्कत हुई तो अब चलो थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, है ना, कि कैसे आपको क्या पढ़ना है। देखिए ट्रैकिया आई, ट्रैकिया क्या लेकर आई? एयर लेकर आई। अब एयर तो हमारे दोनों फेफड़ों को जरूरत है ना। एयर क्या काम है? दोनों फेफड़ों को जरूरत है। तो एक इधर ट्रैकिया डिवाइड हो गया, एक इधर। जब ट्रैकिया सबसे पहले डिवाइड हुआ उसको ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया का प्राइमरी डिवीजन इज नॉन एज ब्रोंकाई। श्वास नली का प्रथम विभाजन ब्रोंकाई या सूक्ष्म वायु नलिका कहलाता है। देन ये ब्रोंकाई आगे चलकर और पतली पतली पाइप में, पतली पतली डक्ट में, पतली पतली मसल में डिवाइड हो जाती है। तो ब्रोंकाई का प्राइमरी और ट्रैकिया का सेकेंडरी डिवीजन ब्रोंकिलस कहलाता है। ब्रोंकिलस का प्राइमरी, ट्रैकिया का टर्सरी और ब्रोंकाई का सेकेंडरी डिवीजन क्या कहलाता है? एल्वेलाई कहलाता है। हिंदी में लिख दिया है मैंने, इसको कूपिका कहा जाता है, कूपिका। और हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे? श्वास नली का तीसरा विभाजन, ब्रोंकाई का दूसरा विभाजन और ब्रोंकिलस का प्रथम विभाजन कूपिका कहलाता है। हिंदी में यही है बेटा। भावेश कुमार, हिंदी में भी लिख रही हूं मैं, ठीक है, हिंदी में भी मैं आपको बोल रही हूँ, आप लिख सकते हैं साथ साथ में। सारा कुछ हिंदी में लिखा तो है। डायफ्राम को डायफ्राम बोलते हैं। ब्रोंकिलस का कोई अलग से नाम नहीं होता है स्पेसिफिक। ब्रोंकाई का तो लिखा तो है सूक्ष्म वायु नलिका। अब थर्ड डिवीजन, इतनी हिंदी तो मुझे लगता है आप कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इतनी इंग्लिश का हिंदी में तो आपको अनुवाद करना आना चाहिए। थर्ड डिवीजन का मतलब क्या होता है? तीसरा। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? दूसरा। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राइम। डक्ट का मतलब नली होता है। डक्ट का मतलब होता है नली, ठीक है। अब आपका क्या पढ़ना है? ये एल्वेलाई क्या होता है, ये एल्वेओली क्या होता है। तो अब मैं इसको रब कर रही हूं पूरे के पूरे आपके फेफड़ों को।
एल्वेओली। एल्वेओली को हिंदी में बोलेंगे कूपिका। कूपिका। देखो सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए कि एल्वेओलाई की स्ट्रक्चर कैसे होती है। आप बताओगे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, अंगूर के गुच्छे जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। अंगूर के गुच्छे जैसी स्ट्रक्चर होती है, अंगूर का जो गुच्छा होता है उसके जैसी स्ट्रक्चर होती है। दूसरा, इस एल्वेओली को कहा जाता है सेल्स ऑफ लंग। सेल्स ऑफ लंग, फेफड़े की कोशिका। फेफड़े की कोशिका, जैसे मैंने बोला किडनी की सेल्स कौन सी होंगी, आप क्या बताओगे, नेफ्रॉन। मैंने बोला ब्रेन की सेल्स कौन सी होंगी, आप बोलोगे न्यूरॉन। ऐसे ही मैंने बोला ब्लड की सेल्स कौन सी होंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ऐसे ही हमारे लंग्स की सेल किसको कहा जाता है, एल्वेलाई। नेक्स्ट, इस एल्वेओली को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड functional unit of respiratory system। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहने का मतलब क्या हो गया, यह श्वसन तंत्र की संरचनात्मक का मतलब होता है इसी से मिलकर बना हुआ, और क्रियात्मक का मतलब होता है यही काम करने वाली होती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी मेन फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे, एल्वेओली होता है। एल्वेओली क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक तो हमारे जो फेफड़े हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, बहुत सारी एल्वेलाई से मिलकर बने होते हैं। दूसरा, मैंने इसको फंक्शनल यूनिट क्यों बोला, क्योंकि हमारे फेफड़ों का जो काम होता है, और अगर मैं आपसे पूछूं हमारे फेफड़ों का काम क्या होता है, आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन को इन करना और CO2 को क्या करना, आउट करना। तो ये कहाँ पर होता है प्रोसेस, तो ये एल्वेओली के अंदर होता है। तो जो फेफड़ा है, फेफड़ा एक ऑर्गन है, और मैम ने बहुत बार एक चीज़ बोली है कि ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं। ऑर्गन्स की क्या काम करती हैं, ऑर्गन्स की सेल्स काम करती हैं, ऑर्गन्स की सेल्स काम करती हैं, है ना। तो अब फेफड़ा का जो काम है, फेफड़े का काम क्या है, ऑक्सीजन इन और CO2 आउट। तो ये फेफड़े नहीं करते हैं, उसकी सेल्स करती हैं। तो इसीलिए हमने लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसको बोल दिया, एल्वेओली को बोल दिया। कहने का मतलब है इन एल्वेओली के पास सरफेस एरिया होता है, और किस चीज़ के लिए, तो इन गैसों का एक्सचेंज होने के लिए। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि हमारे बॉडी में गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है, गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, अगर कौन सा ऑर्गन पूछे तो फेफड़ा पूछे, गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, आप बताएंगे हमारे किसके अंदर होता है, तो हमारे फेफड़े के अंदर होता है। फेफड़ों में कहाँ होता है गैसों का आदान प्रदान, तो आप बोलोगे एल्वेओली के अंदर। एल्वेओली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वेओली क्या करती है, गैसों के आदान प्रदान के लिए जो सरफेस एरिया होती है उसको इंक्रीज कर देती हैं, जिससे हमारा ऑक्सीजन इन होता है और CO2 क्या होता है, आउट हो जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। बट किस केस में, गैसेस के केस में। ठीक है, तो ये अब आपको देखना है कि इस एल्वेओली के अंदर कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है। देखो, एक फेफड़े के अंदर 1,00,000 एल्वेओली होती है, बहुत छोटी छोटी एल्वेलाई होती हैं। दोनों फेफड़ों के अंदर 2 लाख होती हैं। ठीक है, इनके पास बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होता है। तो एक फेफड़े के अंदर 1,00,000 एल्वेओली होती है और दोनों में 2 होती हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज। माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, जहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर
ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाता है, जबकि यहाँ पर तो ऑक्सीजन इन और CO2 आउट होता है। तुम लोगों को कितना ही पढ़ा लो, तुम लोगों के दिमाग में वही कचरा भरा रहना है। ठीक है, देखिए अब आपको पढ़ना है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है या गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रुधिर का शुद्धिकरण कैसे होता है, कहाँ पर, फेफड़ों में। फेफड़ों में कैसे ब्लड में से ऑक्सीजन इन हो जाता है और CO2 आउट हो जाता है। रुधिर का शुद्धिकरण कहाँ पर होगा, लंग्स में होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं लंग्स में कहाँ होगा, आप क्या बताएंगे, लंग्स की यूनिट में। और लंग्स की यूनिट को क्या बोलते हैं हम, एल्वेओली कूपिका। कूपिकाएं कितनी होती हैं, 2 लाख होती हैं दोनों में, है ना, 2 लाख होती हैं। तो अब मैं आपको एक एल्वेओली का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी, ऐसा का ऐसा 2 लाख एल्वेओली में हो रहा होता है। देखो अब ये कैसे आपको याद रखना है। आपको याद होगा हार्ट वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, ये अपना हार्ट होता है और इस हार्ट के इस राइट साइड में कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर। और ये राइट साइड का जो राइट वेंट्रिकल होता है, यहां से पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या बताया था मैम ने, पल्मोनरी आर्टरी। ये कैसा ब्लड, ठीक है, तो राइट साइड में ये राइट ऑरिकल है आपका और ये राइट वेंट्रिकल है और यहां से कैसा ब्लड आया है, इम्प्योर। और ये इम्प्योर ब्लड कौन लेकर जाता है, पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाता है। कहां पर, तो हमारे फेफड़ों के पास लेकर जाता है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो फेफड़ों से ये लंग्स क्या करते हैं, इसमें से CO2 आउट करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, इन करते हैं। और इस प्रोसेस को मैंने वहां पर क्या टर्म दिया था, प्यूरिफिकेशन। और मैंने कहा था ये प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, तो हमारे फेफड़े के अंदर होता है। तो अब आपको यही चीज देखनी है कि कैसे CO2 आउट होता है और कैसे ऑक्सीजन इन होता है। देन ये ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस कहाँ जाता है, हमारे लेफ्ट ओरिकल में। और लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन कनेक्ट था, आयोटा। तब आपको ये चीज पढ़नी है कि कैसे CO2 आउट होता है और कैसे ऑक्सीजन इन हो जाता है। कैसे CO2 आउट, कैसे ऑक्सीजन इन, इसको क्या बोलेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। बट किसका प्यूरिफिकेशन, गैसेस का। हम किसकी बात कर रहे हैं, गैसों की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पर टॉक्सिक एलिमेंट की बात नहीं की है, ना हमने यूरिन की बात की है, क्योंकि वो हम कहाँ बात करेंगे, वो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में बात करेंगे, वो हम किडनी में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, इस प्रोसेस की। तो ये प्रोसेस कहाँ होगा, तो ये प्रोसेस हमारे फेफड़ों के अंदर, और फेफड़ों के कहाँ, एल्वेओली में। अब एल्वेओली तो मैम बहुत सारी होती हैं, मैं आपको एक एल्वेओली की स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी। ऐसा का ऐसा आपकी 2 एल्वेओली में, 2 लाख एल्वेओली में सेम प्रोसेस हो रहा होता है। देखिए कैसे, मान लो ये आपका एक एल्वेओली है, ऐसे ऐसे एक एल्वेओली है। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस एल्वेओली से ऊपर वाले डिवीजन को हमने क्या बोला था, इससे ऊपर वाला डिवीजन क्या था, ब्रोंकिलस। और ब्रोंकिलस से ऊपर क्या था, ब्रोनकाई। और ब्रोनकाई से ऊपर कौन था, ट्रैकिया। ट्रैकिया किससे कनेक्ट था, नोज से। रिलेट कर पा रहे हैं ना आप चीजों को। तो कहने का मतलब है, मान लो यहां से ऐसे पाइप आया, है ना, यहां से पाइप आया ऐसे, और ये पाइप क्या है, ये आपका ब्रोंकिलस है। ब्रोंकिलस से ऊपर ब्रोनकाई, ब्रोनकाई से ऊपर नोज। नोज क्या करती है, एयर लेती है, CO2 छोड़ती है। ठीक है, ये आपका एल्वेओली है। एक एल्वेओली की बात बता रही हूं मैं, ऐसा का ऐसा आपका सारी की सारी एल्वेओली में ये प्रोसेस हो रहा होता है। अब मुझे बताओ, यहां पर जब हमारे लंग्स के पास हार्ट से ब्लड आता है तो कैसा आता है, इम्प्योर। हमारा हार्ट इम्प्योर ब्लड को पंप करके किसके पास ट्रांसफर करता है, लंग्स के पास। और कौन लेकर आता है लंग्स के पास इम्प्योर ब्लड हार्ट से, पल्मोनरी आर्टरी। तो यहां से आपकी ये पल्मोनरी आर्टरी आ रही है ना, ये क्या आया आपका, ये पल्मोनरी आर्टरी आया। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम, फुफ्फुसीय धमनी। अब आपको इतना याद होना चाहिए था, क्योंकि मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ा है कि पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होता है,
इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड। इम्प्योर का मतलब किसका अमाउंट ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये ऐसे खून लेकर आई, इसने खून कहाँ छोड़ दिया, इस एल्वियोली के पास छोड़ दिया। इस खून के अंदर क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सी गैस का अमाउंट ज़्यादा है और कौन सी गैस का अमाउंट कम है? मैम इसके अंदर CO2 का अमाउंट ज़्यादा और ऑक्सीजन का अमाउंट ना के बराबर, बहुत कम। ये मैंने इंक्रीज का एरो लगाया, ये मैंने डिक्रीज का एरो लगाया, क्योंकि ये कैसा ब्लड है, इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब किसका अमाउंट ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा। जब ये खून इस एल्वियोली के पास आएगा, इस एरिया में आएगा, इस एरिया में आएगा, तो यहाँ पर CO2 का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा, और ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा, कम। आप सुनो ध्यान से, ये खून है, लंग्स के अंदर क्या होता है, खून होता है, फेफड़ों के अंदर खून है, ये आपका एल्वियोली है, इस एल्वियोली के अंदर ब्लड है, इस ब्लड में क्या है, CO2 ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है। क्यों? क्योंकि यहां से कौन लेकर आया है, पल्मोनरी आर्टरी क्या लेकर आई है, इम्प्योर ब्लड, किसके पास, लंग्स के पास। अब मुझे बताओ इस एल्वियोली से ऊपर कौन था, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से ऊपर कौन था, एल्वियोली से ऊपर कौन था, ब्रोंकिलस। ब्रोंकिलस से ऊपर कौन था, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से ऊपर कौन था, नोज। नोज क्या लेगी, एयर लेगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम जो एयर लेते हैं उसमें कौन सी गैस का अमाउंट ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का या CO2 का? मुझे नहीं लगता कोई एक बस ऐसा बच्चा होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए। हम जो बाहर से एयर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरनमेंट में प्रेजेंस कितनी होती है, 0.03%, जबकि ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होता है, 21%। तो यहाँ से जो बाहर से एयर आ रही है मैम, उसके अंदर किसका अमाउंट ज़्यादा है, आपका ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या है, कम है। बना दिया। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या दिखाया हमने, कम, ऑक्सीजन को क्या दिखाया हमने, ज़्यादा, क्योंकि एनवायरनमेंट में ज़्यादा कौन सी होती है, बताइए आपको, एनवायरनमेंट में ज़्यादा कौन सी होती है, ऑक्सीजन। अब ध्यान से देखो, यहाँ CO2 कम है, यहाँ CO2 ज़्यादा है, यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ ऑक्सीजन कम है। अब आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, हवा या वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ गमन करती है। कहने का मतलब क्या है, जब हमारे एयर के दो पार्टिकल के बीच में डिफरेंस आता है एयर मॉलिक्यूल का, तो हमेशा हाई वाला किसके पास आता है, लो वाले के पास आता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लो वाला हाई वाले के पास जाता है, हाई वाला चल के हमेशा किसके पास आता है, लो वाले के पास आता है। और आप फिजिक्स में एक टर्म पढ़ेंगे, डिफ्यूजन, आपको सर पढ़ाएंगे या पढ़ा भी दिया होगा आपको, डिफ्यूजन, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, विसरण विधि। क्या, विसरण विधि। और डिफ्यूजन क्या होता है, जब दो एयर के पार्टिकल के बीच में एयर मॉलिक्यूल का, हवा के अणुओं का डिफरेंस आता है, तो हाई वाला कहाँ जाता है, लो वाले के पास। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस। अब मुझे बताइए, बाहर से जो आया है उसमें अमाउंट ज़्यादा किसका है, ऑक्सीजन का, और अंदर अमाउंट ब्लड का, मतलब ब्लड में किसका कम है, ऑक्सीजन का। तो ये ज़्यादा वाला ऑक्सीजन कहाँ आएगा, यहाँ अंदर आएगा। और यहाँ पर किसका अमाउंट ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या है, कम। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या जाएगा, बाहर। बाहर का मतलब यहाँ से कहाँ जाएगा, ब्रोंकिलस, ब्रोंकिलस से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ऊपर लैरिंग्स, लैरिंग्स से ऊपर एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस से ऊपर फेरिंग्स, और फेरिंग्स से ऊपर कौन, तो नोज, और नोज से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, क्या, CO2। तो यहां से हमने CO2 को ऐसे रिलीज कर दिया, और अंदर यहां से क्या आया, ऑक्सीजन। कौन सी प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन के लंग्स के अंदर जो एल्वेओली के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसों का आदान प्रदान, इसी को आदान प्रदान बोलते हैं। कहने का मतलब है, आदान प्रदान का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन अंदर आया, CO2 क्या हो गया, बाहर। तो वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है, आप क्या बताओगे, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। अब मुझे बताओ
बताओ जब इस एल्वेलाई से यहां ब्लड जाएगा तो उसके अंदर ज्यादा कौन सी गैस का अमाउंट होगा? मैम यहां से ऑक्सीजन क्या किया, अंदर आया, CO2 बाहर गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर जो ब्लड होगा उसके अंदर किसका अमाउंट ज्यादा होगा? ऑक्सीजन का। और CO2 का अमाउंट तो ना के बराबर है, मतलब है ही नहीं। और ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड। तो मैम जब इधर की साइड से आया था ब्लड तो उसमें इम्प्योर था, इससे CO2 आउट हो गया, इधर जाएगा तो प्योर। अब मुझे बताओ हमारे लंग से प्योर ब्लड कौन लेकर आता है हार्ट तक? इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, जब हार्ट से जाता है लंग्स के पास हमेशा इम्प्योर, बट जब लंग्स से हार्ट में आता है हमेशा प्योर। तो ये ब्लड कहाँ जाएगा? ये ब्लड हमारी पल्मनरी वेन में जाएगा। पल्मनरी वेन का मतलब क्या है? फुफ्फुसीय सीरा। और पल्मनरी वेन हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर से कनेक्ट होती है? तो किस चैम्बर से? ये हमारे लेफ्ट ओरिकल से। और लेफ्ट ओरिकल भर जाएगा तो कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से मैम ने क्या बताया था? लार्जेस्ट आर्टरी अयोटा जुड़ा होता है। और अयोटा किसको देता है? छोटी छोटी आर्टरीज को। और छोटी छोटी आर्टरीज इस प्योर ब्लड को कहाँ पर ट्रांसफर कर देती हैं? हमारे बॉडी ऑर्गन्स के पास। तो ये होता है हार्ट के बीच में और लंग्स के बीच में जो कनेक्शन होता है वो ये कनेक्शन होता है। हार्ट ने इम्प्योर भेजा, लंग्स ने CO2 आउट किया, ऑक्सीजन इन किया। लंग्स ने क्या किया? ऑक्सीजन वाला वापस हार्ट के पास भेजा। और हार्ट से कहाँ गया? पूरे के पूरे हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके पास प्योर ब्लड गया। और प्योर का मतलब मुझे बताओ क्या गया? ऑक्सीजन गया। ये ऑक्सीजन जाकर किसका ब्रेकडाउन करेगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा। और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एनर्जी। और एनर्जी किसके फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। अब क्या होगा? तो इसी रिएक्शन को तो हमने स्टार्टिंग में नाम क्या दिया था? रेस्पिरेशन। और ये किस टाइप का रेस्पिरेशन है? एरोबिक रेस्पिरेशन। इसीलिए तो मैंने बताया था कि हमारे बॉडी में किस टाइप का रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये ऑक्सीजन जा रहा है यहाँ से, हार्ट पंप करेगा, हार्ट पंप करेगा, सारी की सारी आर्टरीज में जाएगा। सारी की सारी आर्टरीज किससे कनेक्ट होती हैं? हमारे बॉडी ऑर्गन से। जितने के जितने सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स काम नहीं करते, उनकी सेल्स काम करती हैं। और सेल्स को काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। और ऊर्जा कौन देगा? ये ऑक्सीजन आकर जब इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बनेगी? ऊर्जा। और अगर ये ऊर्जा है तो सारे के सारे ऑर्गन्स की सेल्स काम करेंगी, सेल्स काम करेंगी, टिश्यूज काम करेंगे, टिश्यूज काम करेंगे, ऑर्गन्स काम करेंगे, ऑर्गन्स काम करेंगे, ऑर्गन सिस्टम काम करेंगे, ऑर्गन सिस्टम काम करेंगे, तो हमारा पूरा का पूरा जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो काम करेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन आया, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया, कार्बन डाइऑक्साइड वापिस कहाँ आएगा? ये CO2 वापिस हार्ट के पास, फिर वापिस यहाँ, फिर ऐसे आउट, फिर वापिस ऑक्सीजन, फिर वापिस CO2, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे आपका प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा चलता रहता है प्रोसेस। तो आपके क्वेश्चन कितने बने देखो। लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसको कहा जाता है? एल्वियोली। एल्वियोली में किसका प्रोसेस होता है? गैसेस का एक्सचेंज या प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। इससे आप क्या समझते हैं? CO2 आउट होना, ऑक्सीजन इन होना। अब आपसे पूछा जाए कि लंग्स में जो हमारा गैसेस का एक्सचेंज होता है तो वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। मैम एयर प्रेशर 1.02 एयर की बात कौन कर रहा है बेटा? यहां तो हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन और CO2 की। यस जयकांत यादव, आपका आंसर यस है। ठीक है, तो ये आपके इतने सारे यहां से क्वेश्चंस बन गए। क्या क्वेश्चन बने? तो आपके ब्लड का प्यूरिफिकेशन से क्वेश्चंस बन गए। चलिए, तो ऐसे आपके फेफड़े काम करते हैं। अब इस सेम चीज को मैं एक
अब इस सेम चीज को मैं एक, मैम समझ में नहीं आया, रविंद्र कुमार कह रहे हैं मैम समझ में नहीं आया। रविंद्र कुमार ऐसा क्या था जो समझ में नहीं आया? चलो समझ में नहीं आया तो मैं एक फ्लो चार्ट बना रही हूं, मुझे लगता है इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए, ध्यान से समझना रविंद्र कुमार, इसके बाद मैं आपको रिपीट नहीं करूंगी। देखिए, सबसे पहले एयर, हवा, हवा कहाँ से एंटर करती है? मैम हवा हमारी नोज से एंटर करती है। नोज के बाद ये किस पार्ट पे आती है? मैम ये हमारे फेरिंक्स वाले पार्ट में आती है। फेरिंक्स से होती हुई कहाँ आती है? मैम ये हमारे एपिग्लोटिस में आती है। एपिग्लोटिस को हिंदी में क्या लिखेंगे? घाटी का ढक्कन। एपिग्लोटिस से होती हुई कहाँ जाएगी? मैम हमारे वॉइस बॉक्स के पास आएगी। वॉइस बॉक्स क्या होता है? लैरिंक्स। और लैरिंक्स किस पाइप पर जुड़ा हुआ होता है? मैम हमारी विंड पाइप से कनेक्ट होता है, हमारी श्वास नलिका से जुड़ा हुआ होता है, विंड पाइप से। और विंड पाइप इस एयर को कहाँ ट्रांसफ़र करती है? दोनों फेफड़ों के बीच में। और जब दोनों फेफड़ों के बीच में, नहीं, विंड पाइप से लंग्स मत लिखो वरना आप कंफ्यूज हो जाएगा। जब विंड पाइप डिवाइड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई से ये एयर कहाँ जाती है? ब्रोंकिलस में जाती है। ब्रोंकिलस से कहाँ जाती है? एल्वेओली में। और एल्वेओली में कौन सा प्रोसेस होता है? मैम एल्वेओली में गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। कहने का मतलब है गैसों का आदान प्रदान होता है। और इसमें से क्या होता है? CO2 आउट एंड ऑक्सीजन इन होता है। अब एल्वेओली से प्योर ब्लड कहाँ जाता है? पल्मनरी वेन में। पल्मनरी वेन किससे जुड़ी हुई होती है? हमारे हार्ट के लेफ्ट ओरिकल से। जब लेफ्ट ओरिकल भरेगा कौन सा वाल्व खुलेगा? लेफ्ट ओरिकल भरेगा तो कौन सा वाल्व खुलेगा? तो आप बताएंगे बाइकस्पिड। इधर कौन सा होता है? बाइकस्पिड। देन कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन कनेक्ट होता है? आयोटा। आयोटा किसको देगा? छोटी छोटी स्मॉल आर्टरीज को। और स्मॉल आर्टरीज क्या करती हैं? हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। ये लो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्लूरल मेम्ब्रेन भी प्लूरा को ही कहा जाता है। प्लूरल मेम्ब्रेन को भी प्लूरा को ही कहा जाता है। अब देखिए यहां पर इस एल्वेओली को हमने क्या बोला? यूनिट ऑफ लंग्स। अब अगर मैं बात करूं यहां से लेकर यहां तक, इधर की साइड, जब तक यहां पर ब्लड, यहां पर जो एयर, यहां पर जो हवा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ इधर की साइड इन सब में क्या है मैम? एयर है। आप ऑक्सीजन नहीं कह सकते, आपको एयर ही बोलना पड़ेगा। बट अगर मैं इतने पार्ट में देखूंगी तो यहाँ पर क्या हुआ? प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस। और इधर की साइड क्या प्रोसेस है? इधर की साइड क्या है? ऑक्सीजन। बस। अब भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा, आप बायोलॉजी पे गिव अप कर दो। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया तो आप गिव अप कर सकते हैं बायोलॉजी की क्लास में। ये आपको इतना का इतना याद रखना था। अब याद करना आपका काम है कि कैसे आया, कहाँ गया, क्या काम होता है। एक क्विक रिवीजन ले लो। नोज से एयर आया, नोज के अंदर सीलिया म्यूकस होता है, देन फेरिंग्स वो पार्ट होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कॉमन होता है। इसका काम क्या होता है? एयर को एपिग्लोटिस की तरफ भेजना। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि खाने का, जो खाने वाले पार्टिकल्स होते हैं उनको वो कहाँ पर आने का रोक देता है? कहाँ पे आने का रोक देता है? हमारी विंड पाइप में। एपिग्लोटिस से नीचे की साइड क्या होता है? लैरिंक्स। बट लैरिंक्स किसके ऊपर होता है? सिर्फ विंड पाइप के ऊपर, जबकि एपिग्लोटिस दोनों के ऊपर होता है। ठीक है। और विंड पाइप से एयर कहाँ जाती है? ब्रोंकाई। विंड पाइप का प्राइमरी डिवीजन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई का प्राइमरी ब्रोंकिलस, ब्रोंकिलस का प्राइमरी एल्वेओली। एल्वेओली यूनिट होती है। इसके अंदर क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है।
देन कहाँ जाता है? हार्ट में। हार्ट में कहाँ? लेफ्ट वाली साइड में। लेफ्ट वेंट्रिकल, अयोटा, स्मॉल आर्टरीज, बॉडी के ऑर्गन्स। अब अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं हाथ जोड़ूं, मैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा सकती, इससे ज़्यादा ईजी वे कुछ भी नहीं है समझने का। ये आपके लंग्स काम करते हैं ऐसे। अब कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, प्लूरा क्या होता है, मेडियास्टेनम क्या होता है, ब्रोंकाई क्या होता है, एपिग्लोटिस क्या होता है, या एडम्स एप्पल क्या होता है, किस में पाया जाता है, कहाँ लगा हुआ होता है, लैरिंग्स कहाँ होता है, फेरिंग्स कहाँ होता है, सीलिया क्या होता है, म्यूकस क्या होता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। वॉइस कुछ खराब आ रही है क्या? वॉइस यहां से तो बिल्कुल सही है, यहां से वॉइस हिमांशु चौरसिया बहुत सही है, कहीं भी दिक्कत नहीं है यहां से साउंड में। एक बार सुन लीजिए, सही है क्या? गणेश कुमार सो आप लाइव हैं? अभिजीत सरकार थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को समझ में आया तो अच्छी बात, और अगर नहीं समझ में आया तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात। एक बार बताइए साउंड सही है? सौरभ कुमार कह रहे हैं थोड़ा सिलेबस को स्पीड में खींचिए। भैया मतलब खींच दूं मैं फिर? नरेंद्र सिंह आप एक कमेंट को 50 बार क्यों कर रहे हैं? पढ़ा देंगे हम ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल। वैसे मैं बता देती हूँ कंपटीशन एग्जाम में ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल नहीं आता है, तो नहीं पढ़ाना मुझे यहाँ पर। ना एनटीपीसी में आता है ये, ना सीजीएल पूछता है, ना आपका रेलवे या ग्रुप डी किसी में भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलाइसिस होता है नरेंद्र सिंह, वो या तो अकेडमिक्स में पूछा जाता है या नीट एमबीबीएस के एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर पढ़ाने का मतलब क्या है? इन बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा। सौरभ मैंने आपका नाम ले लिया है। अगर आप समझ में नहीं आया तो फिर मैं क्या करूं? अब मैं मतलब कोई नागिन डांस करके पढ़ाऊं क्या तुम लोगों को? है अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, स्किप कर दो, आपके लायक नहीं है ये समझ लो। चलो, अब मैंने आपको कहा था कि हर चैप्टर के बाद मैं कुछ आपको की पॉइंट्स लिखवाऊंगी, तो वो आपको की पॉइंट्स अब पढ़ने हैं। कुछ की पॉइंट्स लिखिए या नोट डालकर लिखिए आप। यार तुम लोगों की यही तो प्रॉब्लम है, बायो की क्लास लगती है तो केमिस्ट्री क्यों नहीं हो रहा, केमिस्ट्री की लगती है तो फिजिक्स क्यों नहीं हो रहा, फिजिक्स लग रहा है तो बायो क्यों नहीं हो रहा है। अरे भैया थोड़ा पेशेंस रखा करो। अगले वीक से सोमवार मंगलवार केमिस्ट्री होगा, बुधवार बृहस्पतिवार फिजिक्स होगा, शुक्रवार शनिवार आपका बायोलॉजी होगा। 2-2 दिन की क्लास बांट दी है मैंने। यार डबल वॉइस आ रही है, एक बार देख लो यार। चलिए अब मैं आपको कुछ की पॉइंट्स लिखवाती हूं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं या आज तक पूछी भी हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर का श्वसनी पिगमेंट क्या होता है? पहला पॉइंट लिखो इसको, मानव के शरीर का श्वसनी वर्णक या पिगमेंट किसको कहा जाता है? कहने का मतलब है क्या, श्वसन का मतलब क्या किया मैंने? ऑक्सीजन, है ना। और ऑक्सीजन किस में घुला हुआ होता है? ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर किसके साथ सोल्यूबल होता है? तो आप क्या बताएंगे? हेमोग्लोबिन। तो यहां पर आंसर क्या होगा आपका? हेमोग्लोबिन। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछा जा भी सकता है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया? आपसे पूछे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज
आप क्या बताएंगे? हीमोग्लोबिन। बट अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो ऑक्टोपस होते हैं उनका ब्लड कैसा होता है? नीले रंग का होता है। और नीले रंग के लिए कौन सा पिगमेंट होता है? तो नीले रंग के लिए मैम आपने बताया था हीमोसाइनिन। तो एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे जीव जो मोलस्का किंगडम में, जो मोलस्का फाइलम में आते हैं और जो आर्थ्रोपोडा में आते हैं, आगे पढ़ाऊंगी आर्थ्रोपोडा क्या होता है, मोलस्का क्या होता है, कोई हिंदी में अलग नाम नहीं है। मोलस्का को मोलस्का बोलेंगे, आर्थ्रोपोडा को आर्थ्रोपोडा बोलेंगे। ये क्या होते हैं? ये एनिमल किंगडम के फाइलम होते हैं जो आगे आप पढ़ोगे। इन दोनों का रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? आपको आंसर देना है हीमोसाइनिन। आपको आंसर देना है हीमोसाइनिन। कहने का मतलब है इनके ब्लड में ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करता है? हीमोसाइनिन। और यहाँ पर हीमोग्लोबिन। 2 क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन 2 हो चुके हैं आपका। नेक्स्ट यहाँ पर की पॉइंट है, एक क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? ह्यूमंस 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो आप बताएंगे कि 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हैं। तीसरा आपका की पॉइंट क्या है? 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हो? आप क्या बताओगे? 12 से 16 बार, मतलब रेस्पिरेशन की रेट हो गई है। 12 से 16 बार आप सांस लेते हैं 1 मिनट में। नहीं ब्रिजेश सिंह 10 से 15 नहीं बोल सकते, बट बच्चे सांस ज्यादा लेते हैं 1 मिनट में, मोर देन 20 टाइम्स ले लेते हैं, है ना। चौथा क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर क्या है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कितना होता है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है वो कितना है। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलेंगे? श्वसन आयतन। कहने का मतलब है जब हम सांस लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कितना सांस छोड़ते हैं, कितना हम सांस ले लेते हैं। बच्चों में मोर देन 20 हो जाता है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को कैसे, इस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को कहा क्या जाता है? तो आप बता, इसको बोलेंगे टिडल वॉल्यूम। इस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का एक दूसरा नाम होता है टिडल वॉल्यूम। कभी कभी इसको टाइडल भी बोला जाता है, वैसे टिडल ज़्यादा अच्छा होता है बोलने में। टिडल वॉल्यूम आप जब गूगल करेंगे तो आपको टिडल कुछ और ही मिलेगा, गूगल पे नहीं मिलने वाला आपको। ये सिर्फ मेडिकल की जो अच्छी बुक्स होती है उनमें मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो देखिए टाइडल वॉल्यूम या टिडल वॉल्यूम क्या होता है? आप बताओगे टिडल वॉल्यूम, टिडल आयतन, ये क्या होता है? देखिए क्या होता है टिडल वॉल्यूम, क्या होता है आप बताएंगे? वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। वॉल्यूम ऑफ क्या होगा ये? वॉल्यूम ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायर्ड। देखो इंस्पायर्ड का मतलब यहां पर होता है एयर लेना। इंस्पायर्ड का मतलब होता है एयर एंटर करना, एयर एंटर करना। एंड एक्सपायर्ड का मतलब होता है CO2 आउट होना, CO2 आउट होना इन ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, इन ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। एक सामान्य श्वसन में एयर आना और बाहर जाने का जो वॉल्यूम होता है उसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, या क्या कहते हैं? टिडल आयतन कहते हैं, टिडल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जब हम एयर एंटर करती है और CO2 आउट करती है तो एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में उसका वॉल्यूम कितना होता है। उसी वॉल्यूम को हम टिडल वॉल्यूम या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। अब ये कितना होता है आपको बताना है। ये अप्रोक्स 500 ml होता है, ये अप्रोक्स 500 मिलीलीटर होता है, 500 मिलीलीटर होता है। एक बार फिर रिपीट करूं, आपसे एग्जाम में पूछेगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को किस वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। कभी कभी इसको TV भी लिखा हुआ आएगा, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि TV क्या होता है। आप बताओगे टिडल वॉल्यूम, और टिडल वॉल्यूम क्या होता है? एयर एंटर करती है, CO2 बाहर जाती है,
तो एक नॉर्मल श्वसन में कितना एयर एंटर करता है और कितना एयर बाहर जाता है, इस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। कितना होगा, 500 ml। कितना होगा, 500। फ्लोरिजेंस फूलों की राइपनिंग करवाने में काम आते हैं, फूलों की राइपनिंग करवाने में काम आते हैं फ्लोरिजेंस। फूल जो होते हैं ना, खिलते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, तो वो किस हार्मोन की कमी से, फ्लोरिजेंस की हार्मोन की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन आपसे, चलो इसको रब कर देती हूँ, उसके बाद लिखते हैं। तुम लोगों का पढ़ाई में किसी का भी ध्यान नहीं है, जो कमेंट कर रहे हैं वो फालतू का यहां पर बस टाइम पास करने आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपसे पूछा था कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में फ्यूल कौन सा होता है। रेस्पिरेशन फ्यूल क्या है, क्या बता सकते हैं किसके ब्रेकडाउन से आपको एनर्जी मिली? ऑब्वियस सी बात है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। तो यहां पर रेस्पिरेशन फ्यूल क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। भैया रेस्पिरेशन का मतलब क्या बताया था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन करेगा, तो यहाँ फ्यूल क्या हो गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन किसका कर रहा है, ग्लूकोज का, तो किसका हो गया, ग्लूकोज का, है ना। श्वसनी ईंधन, श्वसनी ईंधन क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, या आपसे पूछ सकता है फाइनल प्रोडक्ट। बेटा यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी रिलीज होने को क्या बोलते हैं, जयकांत यादव पूछ रहे हैं मैम रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक। बेटा एक्सोथर्मिक, यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक होगा, है ना। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ, ये सब क्वेश्चन आते हैं, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया का फाइनल उत्पाद क्या है, एटीपी। एटीपी, एटीपी। और एटीपी की फुल फॉर्म तो बताना ना बताना, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो फाइनल आपका जो प्रोडक्ट बना वो बनाना, रेस्पिरेशन का मेन मोटो ही क्या था, क्या बनाना, तो क्या बनाना, एनर्जी बनाना। और एटीपी का एक नाम और होता है, उसको क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। करेंसी का मतलब क्या होता है, मुद्रा। जैसे हमारी करेंसी क्या है, रुपीज़। हम जब भी मार्केट में जाते हैं तो हम खर्च क्या करते हैं, रुपीज़। ऐसे ही हमारा बॉडी में करेंसी क्या खर्च होती है। जब भी मैं काम कर रही हूँ, मैं अभी बोल रही हूँ, मैंने ये हाथ ऐसे करा, ऐसे करने में मेरी एनर्जी गई। एनर्जी मतलब क्या खर्च हुआ, मेरा एटीपी खर्च हुआ। ठीक है, तो ये आपसे पूछे कि बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप क्या बताएंगे, एटीपी बनता है। और एटीपी को एनर्जी करेंसी या ऊर्जा मुद्रा का नाम से जाना जाता है, ऊर्जा मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस इज मेजर्ड बाय, किस प्रोसेस से इसको मेजर किया जाता है, इज मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर, जिस प्रोसेस से रेस्पिरेशन को मेजर करते हैं उसको स्पायरोमीटर कहा जाता है। स्पायरोमीटर, ये भी आपका क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। ये क्या बता रहे मनीष कुमार आप, नहीं, स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर, जैसे ब्लड को किस इंस्ट्रूमेंट से बताया था मैम ने, हीमोसाइटोमीटर। वैसे रेस्पिरेशन को किससे मेजर करते हैं, स्पायरोमीटर से करते हैं। नेक्स्ट मैंने एक ऑर्गन लिखा था डायफ्राम, एक पॉइंट लिखा था मैंने डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या होता है, पहली बात तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए डायफ्राम कैसा ऑर्गन है, तो डायफ्राम इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन। मस्क्यूलर ऑर्गन का मतलब मैम आपने हार्ट के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, क्या बोलते हैं जिसको, मांसपेशीय अंग बोलते हैं जिसको, मतलब मसल्स का काम।
और इसका काम क्या होता है, ये ऊपर की साइड हमारी चेस्ट कैविटी होती है, नीचे की साइड हमारा एब्डोमिनल कैविटी होता है। तो ये चेस्ट वाला पार्ट है, इसको अलग करता है, और ये एब्डोमिनल का मतलब होता है पेट वाला पार्ट। तो बीच में एक मसल्स ऐसी जो लगी हुई होती हैं, जो कहाँ पर होती हैं, इस चेस्ट वाले पार्ट में हमारा फेफड़ा होता है, एक इधर फेफड़ा एक इधर फेफड़ा। तो दोनों फेफड़ों के नीचे एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। कहाँ होता है, कभी लोकेशन पूछ ले, बीनीथ बोथ लंग्स। बीनीथ एक प्रीपोजिशन है, आपने पढ़ी होगी इंग्लिश में। बीनीथ का मतलब क्या होता है, जस्ट नीचे। किसके नीचे, लंग्स के नीचे। दोनों फेफड़ों के नीचे क्या होता है, आपका डायफ्राम होता है। और डायफ्राम का काम क्या होता है, इसका काम होता है रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करना। इट कंट्रोल्स ऑन रेस्पिरेशन रेट, श्वसन की दर पर नियंत्रण करना, श्वसन दर को नियंत्रण करना। डायफ्राम डिसाइड करेगा कि कितना ऑक्सीजन आएगा, कितना CO2 बाहर जाएगा, कितना ऑक्सीजन आएगा, कितना CO2 बाहर जाएगा। और जब इस डायफ्राम के अंदर बहुत ज़्यादा एयर हो जाती है या उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, तब आपको हिचकी आती है, तब आपको हिकअप्स आते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है हिचकी किस ऑर्गन से रिलेट करती हैं, आप क्या बताएंगे, डायफ्राम। जब इस डायफ्राम के अंदर एयर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है और उस एयर को आपको एक्सेल करना है तो आपको हिचकी आती है। हिचकी आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको मतलब कोई याद कर रहा है। हिचकी आने का मतलब है इस डायफ्राम के पास एयर का अमाउंट ज़्यादा हो गया। आप जोर जोर से लंबी लंबी सांसें बाहर की साइड छोड़िए, आपको हिचकी आना बंद हो जाएंगी। ठीक है, वो सब बोलने की बातें होती हैं कि मतलब कोई याद कर रहा है हिचकी आ रही है, वो सब बोलने की बातें होती हैं। अब लास्ट और फाइनल क्वेश्चन इस चैप्टर का वो क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन को ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस को ब्रेन का कौन सा पार्ट, मैंने रेस्पिरेशन बोला है, मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं बोला है, मैंने रेस्पिरेशन बोला है। लास्ट और फाइनल और सबसे अच्छा क्वेश्चन रेस्पिरेशन, बड़ा बड़ा लिख रही हूँ मैं क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस, मैंने प्रोसेस बोला है, मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं बोला है। हाँ, किसने बोला है हिचकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिचकी को हिकअप्स बोलते हैं, हिकअप्स, हिकअप्स, हिचकी आना। हिचकी आना। रेस्पिरेशन प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ओब्लोंगाटा, मेडुला ओब्लोंगाटा। और ये कहाँ होता है मैम, ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, ओब्लोंगाटा। हिंदी में क्या बोलेंगे, श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया मेडुला ओब्लोंगाटा द्वारा नियंत्रित की जाती है, मेडुला ओब्लोंगाटा द्वारा नियंत्रित की जाती है, द्वारा नियंत्रित की जाती है। ये आपके कुछ की पॉइंट्स थे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेटा वो स्मेल के लिए होती हैं। कैविटी का मतलब गुहा होता है, गुहा, गुहा। ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम मेरी साइड से कंप्लीट हो गया। अब आप जाने और आपका काम जाने कि कैसे आपको याद करना है, क्यों याद करना है। गौरव सिंह कह रहे हैं मैम आप जयपुर की रहने वाली हैं और आप यूपी की लैंग्वेज बोलती हैं। ये तो आज तक का सबसे अजीब सा कुछ वो था। न्यूमोनिया कब होता है, न्यूमोनिया भी पढ़ा देंगे धर्मेंद्र, कब होता है, जब डिजीज करवाएंगे तो न्यूमोनिया टीबी सब पढ़ाएंगे आपको। एल्गी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है।
अब तुम लोगों के लिए एक छोटी सी एडवाइस है, जब मैं पढ़ाया करूं तो प्लीज थोड़ा आराम से पढ़ा करें, ये फालतू के कमेंट मत किया करें। सुमन मैम का इंग्लिश का ऑनलाइन बैच कब तक आएगा? अभी तो कोई बेटा सुमन मैम का इंग्लिश का बैच आने की कोई प्लानिंग नहीं है। अनूप कुमार, कितनी बार बताऊं कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन अगर गैस के सेंस में ले रहे हैं तो कहां पे? तो हमारे लंग्स में। जबकि अगर प्यूरिफिकेशन का केस अगर टॉक्सिक एलिमेंट के सेंस में ले रहे हैं तो किडनी में। सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, क्या एक्सप्लेन करें इसको? ब्रोंकुलस होती है बेटा। ब्रोंकुलस क्या होती है? बहुत पतली पतली पाइप जो एयर को कहां तक लाती है? एल्वियोली को। सुमित कुमार, आपका कमेंट पढ़ रही हूं मैं। चंदन कुमार राय, आप क्या पूछ रहे हैं हमसे? अजय राणा सर का बैच मेंस का तो अभी आ गया है। मेल और फीमेल में से ज्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट लड़कियों को होती है। लड़कियों को एक दिन में 2400 से 2600 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मल डे में, जबकि लड़कों को 2000 से 2200 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। लड़कियां ज्यादा काम करती हैं, ज्यादा बोलती हैं, ज्यादा एनर्जी खर्च होती है ना। अरे भैया, क्रैब साइकिल आपका कंपटीशन एग्जाम में नहीं आता है। नरेंद्र कुमार, आप किस कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये जो आपका बैच है वो वनडे कंपटीशन एग्जाम के लिए है। यहां पर वही चैप्टर पढ़ाए जाएंगे जो आपके वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस सीधी बात। मैम, ब्लड जब बाहर निकलता है बेटा, जब बाहर निकलता है तब उसमें हैपरिन नहीं होता है, और हैपरिन हमारे बॉडी के इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ उसी पे काम करता है। जबकि बाहर खून आ गया तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया? अलग हो गया। तो हैपरिन डीएक्टिवेट हो गया और क्लोटिंग प्रोटीन ज्यादा हो गए तो वो क्या कर देगा? क्लोट कर देगा। मैम, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, थैंक यू वेरी मच। मैम, फैलोपियन ट्यूब क्या होता है? बेटा, फैलोपियन ट्यूब फीमेल ओवरी का पार्ट है। फैलोपियन ट्यूब वो वाला पार्ट होता है जहां पर ओवम बनता है, अंडाणु बनता है। फैलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होता है, ओवरी का पार्ट होता है बेटा। जब हमारा डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करता है तो किस वेसल्स में चेक करता है बेटा? हमेशा आर्टरीज में करता है, क्योंकि आर्टरीज में ऑक्सीजन होता है और उसी का प्रेशर सही रहना चाहिए, है ना। मैम, आपने कहा कि टॉपिक से रिलेटेड पूछो, तो मैं आपसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पूछ रहा हूं। तो बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूछने के लिए मैं बैठी हूं यहाँ पे। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मेडिकल लेवल का पढ़ा दूं, तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये बैच बेटा ये नीट के लिए नहीं है, ये एमबीबीएस के लिए नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए बैच है? ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। और कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये ईटीएस चैन या क्रैब साइकिल या ग्लाइकोलाइसिस नहीं पूछा जाता, तो मैं कैसे पढ़ा दूंगी यहाँ पर? मैम, रेस्पिरेशन, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या पूछना चाह रहे हैं आप? उपेंद्र कुमार, नमस्ते। डायफ्राम सी आकार का होता है, ऐसे सी शेप का होता है। बेसोफिल्स क्या है? अरे भैया, कितनी बार बताएं बेसोफिल्स क्या होती हैं? बेसोफिल्स आपकी डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है। अस्थमा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरस, दोनों ही गलत हैं जयकांत। अस्थमा इज कॉज्ड बाय डस्ट पार्टिकल और अस्थमा इज कॉज्ड बाय फंगस। एक फंगस होता है एस्परीजिलस फ्यूमिगेटस, उस फंगस के इन्फेक्शन से होता है। ना बैक्टीरिया सही है ना वायरस सही है जयकांत, तुम इतने इंटेलिजेंट बच्चे होके कैसे गलत कर सकते हो? हाँ, लड़कियों को 2600 से 2800 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि लड़कों को कितनों की होती है? 2000 से 2200 कैलोरी में भी काम चला लेते हैं। अरे सुमित कुमार, मिल जाएगा। मैम, ब्लड अगर बोन मैरो में होता है, आगे क्या बोला आपने? तो वो हड्डियों से बाहर कैसे आ जाता है? हड्डियों से बाहर चल के आ जाता है।
अजीत आप क्या बोलना चाह रहे हैं? किसका फालतू का कमेंट मैंने रिप्लाई कर दिया? तो हम पागल हो गए हो क्या? अजीत तुम किसी दिन ब्लॉक होगे बेटा, और कुछ नहीं है। मैम खाने का समय एपिग्लोटिस सिर्फ फूड पाइप को ओपन करता है क्या? मतलब कहने का मतलब है फूड पाइप से वो मेम्ब्रेन जो मसल है जो आपकी एपिग्लोटिस वाली है वो विंड पाइप की तरफ मूव कर जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम विंड पाइप तो ब्लॉक हो गया तो जब खा दें तो सांस नहीं लेते क्या? बेटा इतनी पतली मेम्ब्रेन होती है, एयर तो उस मेम्ब्रेन को छानकर अंदर आ जाता है। ये बताएंगे विमल प्रधान, जो आपने सिलिकोसिस डिजीज पूछी है वो आगे पढ़ाएंगे, क्या होता है सिलिकोसिस डिजीज। ठीक है, चलिए जिनको नोट्स नहीं मिला है उनको आज मिल जाएगा नोट्स, इतना पढ़िए। और ये अजीत कुमार तुम थोड़ा कम बोला करो। मनुष्य और जानवर की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु रंजन कुमार ई कोलाई हिस्टेरिया कोलाई बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई जीवाणु होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल बेटा उस डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। नरेंद्र सिंह, अगर आप कहते हैं बेटा तो मैं समझा दूंगी, बट मैं अभी नहीं समझाऊंगी। पहले जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं नरेंद्र सिंह ध्यान से सुन लीजिए, जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं प्लीज मुझे वो करवा लेने दीजिए। फिर अगर आपको ज्यादा ही कह रहे हैं आप पढ़ रहे हैं तो मैं आपको पढ़ा दूंगी, ईटीएस साइकिल पढ़ा दूंगी, क्रैब साइकिल पढ़ा दूंगी, सारा पढ़ा दूंगी, C3 C4 C5 सब पढ़ा दूंगी मैं। बट बेटा अभी नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि इन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो हो गया बस आज का, कर दीजिए बंद। हैव ए नाइस डे और ध्यान रखिए अपना और अपने घर वालों का, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए।